ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रणाम। सभी आत्मीय परिजनों को नमन और वंदन। आज की जो कक्षा है वो प्राणमय कोश विषय के अंतर्गत है, जिसके अंदर बंध और मुद्रा पे मुझे अपने अनुभवों को व्यक्त करने का सौभाग्य प्रदान किया गया है। तो सबसे पहले हम पंचकोश के एक सूक्ष्म परिचय से स्टार्टिंग करते हैं। मानवीय चेतना जो है उसको 5 भागों में विभक्त किया गया है। ये जो चेतना है अप्रत्यक्ष है, अदृश्य है, सूक्ष्म है, बट उसको स्थूल रूप से हम उसकी जो संगति बिठाते हैं वो लेश मात्र। ये अक्षय है, विराट है, व्यापक है, कभी खत्म नहीं होता ये, बिकॉज एवरीवन नोज एनर्जी कांट बी जनरेटेड एंड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। जो भी हमने पढ़ा है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, ऊर्जा कभी क्षय नहीं होता, उसका रूपांतर। तो जो मूल ऊर्जा है वो अक्षय है, वो विराट है। बात 2 चीजों पे आती है, वो है गुड यूज एंड मिस यूज। अगर हमने उसे सत प्रयोजन में, हमने उसकी उपयोगिता संवर्धन में लगाया है तो बात बन जाती, और हमने उसका दुरुपयोग किया है, मिसयूज किया है तो बात बिगड़ जाती। तो जो ये मानवीय चेतना 5 भागों में विभक्त है, इनको हम पंचकोश से कैसे समझें, एक सूक्ष्म परिचय लेके चलते हैं। जैसे अन्नमय कोश है, अन्नमय कोश की जो संगति है वो इंद्रिय चेतना से, इंद्रिय शक्ति से बिठाई जाती है। अगर हम जीव सत्ता में ले तो जो कृमि होते हैं, कीटक होते हैं, उनका जो, उनकी जो चेतना है वो इंद्रिय मतलब प्रेरणा के इर्द गिर्द घूमती है। तो उनका जो संसार है वो अन्नमय कोश के इर्द गिर्द घूमता है। वैसे ही हम प्राणमय कोश को लें तो प्राणमय कोश जो है वो जीवनी शक्ति के रूप में, जो हमारा संकल्प है, बल है, साहस है, जो हमारी विपरीत परिस्थिति में जो हम जूझते हैं, उसको अगर 5 भागों में विभक्त कर रहे हैं तो वो प्राणमय कोश के अंतर्गत किया जाता है। सामान्य पशु पक्षी वो मौसम की प्रतिकूलताओं को सहते हैं, उन पे अगर कोई आघात होता है तो वो बचाव का प्रयास करते हैं, तो उस स्तर को हम प्राणी कह देते हैं। फिर हमारा मनोमय कोश आता है, मरणात्म मनुष्य, जो मनन चिंतन की शक्ति होती है, यह मानवीय चेतना के अंतर्गत। यहाँ से मनुष्यता प्रारंभ, यहाँ पे हम कल्पना करते हैं, इसको विचार बुद्धि के अंतर्गत रखा जाता है। इच्छा होती है हमारी, हम तार्किक रूप से विवेचन करते हैं, दूरदर्शिता को देखते हैं। फिर इसके आगे विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश जो है ये अचेतन सत्ता है, भाव प्रवाह का ये। जैसे ये जो मनुष्य के अंदर परमार्थ विकसित होने लगता है, दयालुता आ जाती है, परोपकारिता आ जाती है, वो संयमी बन जाता है, परोपकारी बन जाता है, वो महामानव बनने की दिशा में अग्रसर हो जाता है। तो हम कहते हैं कि विज्ञानमय कोश जागृत होने लगे। मनोमय कोश से समझदारी आती है तो विज्ञानमय कोश से ईमानदारी आता है। और फिर हमारा जो आनंदमय कोश है वो आत्मबोध, आत्म जागृति, हम अपने मूल स्वरूप को जानने में समर्थ हो पाते हैं, तब आनंदमय कोश। तो ये एक सूक्ष्म परिचय था कोशों का, कोशों का एक सूक्ष्म परिचय था। अब हम उससे आगे बढ़ते हैं। जो गुरुदेव ने इसको 3 शरीरों में बांटा है, जो गुरुदेव का भाष्य है जिसके आधार पे हम अब आगे बढ़ रहे हैं, उसमें उन्होंने स्थूल शरीर, अन्नमय और प्राणमय को स्थूल शरीर के अंतर्गत दिया, और सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत मनोमय को लिया है, और कारण शरीर के अंतर्गत विज्ञानमय और आनंदमय को। हालांकि फिर मैं कहना चाहूंगा कि ये सभी सूक्ष्म अप्रत्यक्ष स्थूल शरीर से इनकी संगति बिठाई जाती है, ताकि हमारे श्रद्धा को स्थूल आधार मिले, फिर स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से हम कारण में प्रवेश करते हैं। तो आज जो हमारा विषय है वो प्राणमय कोश के अंतर्गत। प्राणमय कोश, देखिए प्राण भी जो है वो भी सूक्ष्म है, अक्षय है, विराट है। उसका अगर हम महत् प्राण को लें, उसके 3 तत्व हैं। अगर उसके स्थूल तत्वों को देखें तो विचारना है, विचारना से सूक्ष्म इच्छा है, और इच्छा से भी सूक्ष्म भावना है। क्योंकि हम देखें, भावना की जैसी हमारी भावना होती है, जाको राखी भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तैसी। तो जैसे हमारी भावना होती है उसी के अनुरूप हमारी इच्छा बन जाती है, और जैसे हमारी इच्छा होती है उसी अनुरूप हमारी विचारना होती है।
और विचारना के बाद ही क्रिया। हम कहते हैं ना, हम जैसा सोचते हैं वैसा करते हैं, और जैसा करते हैं वैसा बन जाते हैं। तो जो प्राणमय कोश है, उसकी संगति जैव विद्युत संस्थान से बनाई जाती है। हमारा पूरा शरीर एक जनरेटर है, वो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। जैसे इसकी साइंस हम संगति बिठाते हैं, हमारे शरीर में 75,000 अरब सेल्स है, और हर एक सेल्स एक बैटरी की तरह काम करता है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस कहते हैं उसको। नापा जाता है तो हर एक सेल्स के आसपास जो है 60 मिली वोल्ट से 90 मिली वोल्ट का जो है विद्युत विभव पाया जाता है। अब यह है कि हमारा हर एक सेल्स जो है वो बैटरी है, उसमें पावर हाउस है, माइटोकॉन्ड्रिया है। फिर ये सारा जो क्रिया योग है, ये जो हम साधना कर रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य को समझना होगा। उद्देश्य समझ में आता है, कंसेप्ट क्लियर होता है, तो साधना के प्रति श्रद्धा बढ़ती, निष्ठा बढ़ती। तो हम ये देखें एक्चुअली क्या है कि हमारी जो मूल ऊर्जा है वो अक्षय है, विराट है, लेकिन वो प्रसुप्त स्थिति में, मतलब सोई पड़ी, उसका बहुत ही भाग, पेट, प्रजनन या ये जो सांसारिक व्यापार है, इसमें उसका बहुत ही कम भाग खर्च होता है। तो जितना भाग खर्च होता है उतना ही जगता है। अभी अंतिम कक्षा में बाबूजी कुंडली जाने की कक्षा में बता रहे थे कि 7%। तो जितना जितना जरूरत है उतना जगह, बाकी कि हमने उसको अगर लगाया ही नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ा, तो उसको जगह ही नहीं। तो ये सारा क्रिया योग जो है, क्रिया और योग, क्रिया और भावना से मिला के जुड़ना है, योग जुड़ना है। अपने अपने बॉडी से जुड़ना है, अपने मन से जुड़ना है, अपना बुद्धि जो चेतना को समझने और समझाने के लिए बहुत सारे जो है नाउन्स का प्रयोग किया, लेकिन जो इसका इसका जो सार्वभौम अर्थ है वो जुड़ना है, खुद से जुड़ना है, लाभ को बढ़ाना है, पुण्य पुण्य को पाप, पाप पुण्य कहता है ना, घाटा हो गया, लॉस हो गया, यानी प्रॉफिट, तो प्रॉफिटेबल थिंग्स के लिए। तो ये है क्रिया योग का उद्देश्य कि जो हमारी शक्ति सोई पड़ी है, प्रसुप्त अवस्था में है, उसको जागृत करना। इसी को पंचकोश में हम जो है पंचाग्नि के रूप में देखते हैं, इग्निफाई करते हैं, अग्नि प्रदीपनम करते हैं। ये जो प्राणमय कोश है, सब्जेक्ट के हिसाब से प्राणमय कोश है, लेकिन यही पंच अग्नि, यही पंच प्राण, यही पंचदेव, यही पंचकोश है, ये पांचों कोश को लेते हैं। और जब यही पंचदेव, पंच प्राण, पंचअग्नि जागरण होता है, इग्निफाई होता है, प्रसुप्त सत्या जाग जाती है, जिसको हम सचक्र निवेदन कुंडली जागरण से समझते हैं, यही पंचकोश अनावरण है। तो प्राणमय कोश का जो मतलब ये प्राणायाम, बंध और मुद्रा, ये नीचे के अन्नमय कोश को तो ठीक ही करता है, बाकी आनंदमय कोश तक किसकी यात्रा है, बस इसके जो है इसका जो नॉमिनक्लेचर है वो बदलता चले जाता है। और आज की कक्षा में हम देखेंगे कैसे नॉमिनक्लेचर जो है वो बदलता है। तो ये जो प्राणमय कोश का प्राणायाम, बंध और मुद्रा का उद्देश्य क्या है कि सबसे पहले प्राणायाम, प्राणायाम में हमने क्या किया है, प्राण को आयाम दिया, जो 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 सघनता है उसको विस्तृत आयाम दिया। तो प्राणमय कोश में यही जो सघनता है, इसमें हम प्राणायाम, बंध और मुद्रा के अभ्यास से, ये जो हमने अभी जाना ना, जो 60 मिली वोल्ट से 90 मिली वोल्ट का जो ये विद्युत विभव पाया जाता है, ये जो आयनात्मक क्षेत्र है, इसको हमें बढ़ाना होता है। उसकी सघनता को नष्ट करके उस आयनात्मक क्षेत्र को हमें धीरे धीरे बढ़ाना होता है, आयाम देना। और इसमें प्राणायाम से प्राणों का पहले हम प्राण को संकल्प, देखिए ये जो सूक्ष्म क्रिया है, इसमें सब में जो काम करता है वो संकल्प बल, संकल्प से। क्रिया जो है, जो क्रिया है वो स्थूल, जो सूक्ष्म है वो संकल्प बल है, संकल्प बल से ही सब कुछ संभव होता है। संकल्प का जिसको हम वही संकल्प हर कोश में अलग अलग नाम से आता है। हम आत्मबल के भी नाम से जानते हैं, इच्छा शक्ति के भी नाम से जानते हैं, उसको हम आत्मबल के भी नाम से जानते हैं। तो वो संकल्प बल से हमें जो है उसको खींचना होता है। तो जो ये प्राणायाम, बंध और मुद्रा है, एक्चुअली क्या है ना कि जो प्राण शक्ति है उसका क्षरण भी होता है, और वो क्षरण होता रहता है। जैसे हमारी त्वचा के माध्यम से, हमारे लिप्स के, होठ के, ये जो जितने भी छिद्र हैं, 9 द्वार हैं, ये सबके माध्यम से प्राण का क्षरण होता है। और साइंटिफिकली हम भी इसकी हम संगति जो है वो बिठा सकते हैं। जैसे त्वचा से जो विद्युत का उत्सर्जन होता है, उसे जो है हम जीएसआर से माप सकते हैं। हमारा हार्ट है, वहां भी हो रहा है, उसको देखिए, उसकी जो होती है उसको हम ईसीजी से नाप लेते हैं। जो ब्रेन का विद्युत उत्सर्जन है उसे हम ईईजी से माप लेते हैं।
हमारा जो मसल्स है उससे जो विद्युत का उत्सर्जन होता है उसको हम इलेक्ट्रोमायोग्राम से नाप ले सकते हैं। तो पूरा शरीर हमारा, पूरा शरीर जो है हमारा वो विद्युत का स्रोत है, पूरा जनरेटर हाउस है वो। अब वो जैव जैव विद्युत, जैव इलेक्ट्रिसिटी से इसकी संगति बिठाई गई। तो अब क्या है कि प्राणायाम में तो हम प्राण को ले रहे हैं, लेकिन मान लीजिए कि एक खेत है, कुछ चीज है उसमें हम ऊर्जा को ले रहे हैं और उसमें बहुत सारा लीकेज है, तो क्षरण हो जाएगा। तो बंध और मुद्रा का ये उद्देश्य है कि सबसे पहले उस क्षरण को रोकना। उस क्षरण को जो है उसको हम रोक देते हैं और रोकने के बाद हमारे बॉडी के हर एक सेल्स तक को इग्निफाई करके और उसको बढ़ाना है। और उसको बढ़ा के हम क्या करेंगे? उसको सद प्रयोजनों में लगाना होगा। अगर उसको हम गुड यूज में नहीं लगाएंगे, उसको मतलब आत्म कल्याण, लोक कल्याण में कहते हैं ना, सत्प्रवृत्ति संवर्धनाय, दुष्प्रवृत्ति उन्मूलनाय, आत्म कल्याणाय, लोक कल्याणाय, वातावरण परिष्कराय। तो हर चीज का क्या होता है कि हम उसके कंसेप्ट को समझते हैं, उसके प्रैक्टिकल को लगाते हैं तो एप्लीकेशन करना होगा, नहीं होगा तो फिर वो कहीं ना कहीं से छरित होती है। हम कहते हैं ना, जो हम पहले हमें बटोरना पड़ता है, जो हम बटोरते हैं उसको हम बांटते हैं, और जो बांटते हैं वही कई गुना लौट के आता है। तो इस सिद्धांत को हमें समझना ही होगा, और यही है सिद्धांत जीवन का, कि जो हम बटोरेंगे वही हम बांटेंगे। जो हमारे पास होगा, हमारे पास हंसी खुशी है तो हम हंसी खुशी बांट देते हैं, हमारे पास दुख है तो हम दुखी बांट। जो आदमी खुश है वही खुशियां दे सकता है, जो आदमी दुखी है वो दुखी बांट, क्योंकि जो रहेगा वही तो हम बांटेंगे, और जो बांटेंगे ईश्वर का सिद्धांत है। कहते हैं ना, हर एक्शन का रिएक्शन होता है, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, तो वही लौट के भी आता है। तो हमें अगर खुशियां बांटनी है तो हमें खुश रहना हो, और खुश रहते हैं, खुशियां बांटती हैं तो खुशियां हमें लौट के आएंगी ही। तो ये है इसका, तो इसका इसका जो है मौलिक कंसेप्ट है, हम समझे। और पंच जो मुख्य प्राण है वो पंच प्राण है, और उसके सहयोगी को पंच उपप्राण, प्राण तत्व एक। मैं फिर से कहना चाहूंगा कि एक से ही अनेक है। वो जो उसकी भूमिका होती है उस हिसाब से उसका नामकरण किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे मुझे मैं अपने आप को लूं, तो मैं अपनी माँ के लिए पुत्र की भूमिका में हूँ, तो अपने दादी माँ के लिए पौत्र की भूमिका में, अपने अपने जीवन संगिनी के लिए मैं लाइफ पार्टनर की भूमिका में हूँ, अपने बच्चों के लिए मैं पिता की। राष्ट्र की सेवा की तो वहां मैं सैनिक कहलाया, आज बैंक में कार्यरत हूँ तो बैंकर कहलाता हूँ। सत्ता एक ही है, एक ही शक्ति जब विभिन्न क्षेत्र में काम कर रही होती है तो वही कहलाती है। अगर मैं गार्डन में काम कर रहा हूँ तो फार्मिंग की भूमिका में होता हूँ, बच्चों को एजुकेशन दे रहा हूँ तो टीचर की भूमिका में होता हूँ। हर एक आदमी एक ही व्यक्ति अन्य अन्य भूमिकाओं में अनेक नामों से। तो वैसे ही प्राण तत्व का जो काम है पूरा शरीर क्षेत्र है, और जो जिस केंद्र पे वो जो काम कर रहा होता है उसको समझने और समझाने के लिए नाम दिया जाता है, क्योंकि नाम नाम देने से समझने और समझाने में आसानी होती है। हम इतने सारे व्यक्तित्व हैं उसके अपने अपने, उसमें नाम देने से उसको पहचानना, उसको जानना, उसको समझना आसान होता है। तो प्राण तत्व एक है, उसके कार्य शैली के हिसाब से उसको जो है अनेक नाम दिए गए। तो जो पंच प्राण है और उसके सहयोगी पंच उप प्राण है, और उसका थोड़ा सा हम बेसिक कंसेप्ट समझ लेंगे तो विचारना बनेगी। तो और थोड़ा सा अपना एनाटॉमी, तो हमें आसानी होगी। जो सिंक्रोनाइजेशन होता है ना उसमें आसानी होती। तो हम सबसे पहले, और जो चक्रों का है, तो सबसे पहले हम सचक्र को थोड़ा ले लेते हैं। जैसे जैसे हम मूल बंध लगाते हैं तो वहां पे मूलाधार चक्र है, और ये बंध जो है ये मूलाधार से लेके और सहस्रार तक सबको प्रभावित। ऐसे शरीर में तो हम चक्र तकिए है, लेकिन हर एक सेल्स का भी तो वो होगा, उसका भी तो है, उसका भी तो निगेटिव पॉजिटिव है। तो बहुआयामी है, बहुत है। और इस कक्षा में मैं एक बात रखना चाहूंगा कि जिस तथ्य से आपका सिंक्रोनाइजेशन होता है उसे ही समष्टि तथ्य माना जाता है। जो योग से हो, जो जो आपको जोड़ेगा वो समष्टि तथ्य है, और जो नहीं जोड़ेगा वो उसको व्यष्टि, वो मेरा मान लिया जाए। वो जिससे जुड़े उसको समष्टि मानिए, उसको अपनाया जाए, और जिससे नहीं जुड़े वो समझिएगा वो मेरा था, और जो जोड़ा वो हमारा था, वो हम सबका था। क्योंकि देखिए हर एक व्यक्ति विशेष के अपने अनुभव होते हैं, हर कोई एक अद्वितीय है, हर कोई अपने अद्वितीय अनुभवों के साथ बढ़ता है और आगे चलता है। तो जिससे आपकी चेतना की सायुता बने उसको माना जाए, और जिसको नहीं बने उसको छोड़ दिया जाए, उसको मेरे लिए छोड़ दिया जाए।
तो प्राणायाम में 4 तरह की क्रियाएं, उन 4 क्रियाओं को पहले हम समझ लेंगे। उसके बाद बंध के साथ चक्र और प्राण पे क्या असर पड़ता है, उसके क्या कार्य होते हैं, उस पर मैं प्रकाश डालता चलूंगा। तो प्राणायाम में जो श्वास की क्रिया है, श्वास क्रिया है, भावना से योग हो, और मुख्यतः जो प्राण का संचरण का है वो नासिका के द्वारा श्वास का है। उसके अलावा हमारा शरीर का जितना भी छिद्र है, सबसे प्राण को खींचा जा सकता है, लेकिन बचपन से तो हमें नाक से सांस लेने की आदत है, तो श्वसन क्रिया ऐसे हम इसको समझते हैं। उसके बाद भाव शक्ति से शरीर के रोम रोम से प्राण खींचा जाता है। तो प्राणायाम में 4 प्रकार की क्रियाएं हैं। सबसे पहले है सांस को भरना, इनहेल, जिसमें हम प्राण का आकर्षण करते हैं। जब प्राण का आकर्षण करते हैं तो उसको अपने अंदर जो इनसाइड होल्ड करते हैं, जो रोकने की क्रिया है वही कुंभक है। जो पूरक है वो इनहेल है, जो रोकने की क्रिया है वो कुंभक। जो इनसाइड रोके हैं, होल्ड इनसाइड, जो अंदर रोके हैं वो अंतः कुंभक है। और फिर जब हम रेचक किए हैं, मतलब सांस छोड़े हैं, एक्सेल किए हैं, और जो बाह्य रुका है वो बाह्य कुंभक। और प्राणाकर्षण का भाव जो है वो सार्वभौम भाव, हम किसी भी क्रिया को करें प्राणाकर्षण के भाव को साथ लेके चले। जो हम अपने अंदर क्या भरते हैं, अपने हम अंदर सद्गुणों को भरते हैं, सत्प्रवृत्तियों को भरते हैं, अच्छाइयों को भरते हैं। इस निखिल ब्रह्मांड में प्राण भरा है, और रोम रोम से हम संकल्प शक्ति से उस प्राण को खींचते हैं। तो इनहेल किया तो अच्छी चीजों को ले लिया, जो जो चीज चाहिए, जो जो चीज है सब अच्छाइयों को लिया, और जब अंदर रोके तो उसको भरा। अगर हम प्राणमय को उसको ले तो एक एक सेल्स में भरा। इसके लिए थोड़ा हमें अपना एनाटॉमी जानना चाहिए। हमें ये जानना चाहिए कि मान लीजिए कि ये हमारा, जैसे हमारा ये है श्वसन तंत्र है, उसमें कौन से पार्ट कहाँ है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें कौन से पार्ट कहाँ है, हमारा हार्ट कहाँ है, हमारा लंग्स कहाँ है। तो थोड़ा सा हमें एनाटॉमी जानना चाहिए, उनके कामों को जानना चाहिए। उससे क्या होगा, हमारे विचारना का जो हमारा संकल्प बल है उसको मजबूती मिलेगा। उस पर्टिकुलर जगह पे जाके हम उस प्राण को भर पाएंगे। हम अपने स्थूल शरीर के रोग को मिटा पाएंगे, हम अपने सूक्ष्म शरीर के रोग को मिटा पाएंगे, हम अपने कारण शरीर के रोग को मिटा पाएंगे। इसके लिए ये ज्ञान होना जो है थोड़ा आवश्यक हो जाता है, इससे प्रगति मिलती है। इसलिए थ्योरी जो हमारा कंसेप्ट है वो क्लियर होना जरूरी है। तो जो प्राणाकर्षण प्राणायाम है उसमें हम क्या किए, सबसे पहले सत्प्रवृत्ति समझना है, उसको अपनी चीजों को अपने अंदर भरे जहां जहां है। उसके बाद अंदर रोके, तो उसमें अंदर जब हम रोकते हैं तो कुंभक होता है। उसी में जो ये चक्रास है ना, इस यहाँ पे क्या है कि चक्र चक्र लाभ का भी है, और साथ में वो चक्कर में फंसा दिया, वो हमें रोकते भी। क्योंकि क्या होती है, जब भी जैसे कोई सिद्धि है तो उसका दोनों है, मतलब उससे दोनों भाग होता है। अगर हम उससे चिपकाव हो गया तो हमें रोकेंगे। इसी चिपकाव को सघनता शब्द, जो सघनता शब्द जोड़ा गया, इसी चिपकाव को, इसी आसक्ति से कि वहां सिद्धि मिली वहां हम फंस गए, तो इसी सघनता को नष्ट करना, इसी सघनता को नष्ट करना होता है, और हमें आयाम देना होता है, मतलब विद्युत विभव बढ़ाना होता है। देखिए ये जो है अपना क्या कहते हैं, प्राणमय कोश में जैव विद्युत है, तो यही मनोमय कोश में जैव चुंबकत्व बन जाता है। तो जब हम रोके तो उसको पूरा, और उसी में हम कुंभक में ही बंध लगता है, क्योंकि क्षण को रोकना होता है। उसमें जो क्रिया पक्ष है, क्रिया पक्ष में मसल्स है, लेकिन भावनात्मक पक्ष में पूरा संकल्प बल से है, भावना से सब कुछ भावना करना है। मसल्स का भी अपना लाभ है, मसल्स का भी अपना लाभ है, क्योंकि हमारे बॉडी को एक्सरसाइज की जरूरत है। हम जैसे हमें हेल्दी रहना है, एक हेल्दी बॉडी के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, हेल्दी डाइट चाहिए, जिसमें फूड एंड वाटर आते हैं। सेकंड में एक्सरसाइज चाहिए। एक्सरसाइज से क्या होता है, एक्सरसाइज से हमारे मसल्स स्ट्रांग बनते हैं। जैसे हम साइंटिफिकली ले कि जब भी कोई हमारा मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो, जब हमारा मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वहां पे क्या होगा, जब हमारा मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्रेन आदेश देगा, ये हमारा हार्ट है, ये पंप करता है, ब्लड को पंप करके आर्टरीज में भेजता है। और ब्लड क्या चीज कैरी करता है, आर्टरीज में ब्लड ऑक्सीजन एंड फूड कैरी करता है। तो जहां भी हमारा मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगा वहां पे ब्लड सप्लाई बढ़ेगी। जब ब्लड सप्लाई बढ़ेगी तो वहां ऑक्सीजन और फूड सप्लाई ज्यादा होने लगेगी। तो जाहिर सी बात है, जहां पे ऑक्सीजन और फूड का ज्यादा सप्लाई होगा वहां पे, और ऑक्सीजन जब फूड मिलते हैं तो क्या बनता है, जब वहां पे ऑक्सीजन और फूड मिलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और एनर्जी, तो वो जगह एनर्जाइज हो जाएगी। साइंटिफिकली हम देखें
बायोलॉजिकल, तो वो जगह एनर्जाइज होगी, और एनर्जाइज होगा तो वो जगह स्ट्रॉन्ग बनेगी। तो हमारे ऋषि मनीषियों ने सबसे पहले जो जैसे कोई किला है, उसका दीवार है, उसमें प्रकट है, उसको अगर हम अभेद्य बना दें तो वो कहाँ से इन करता है। तो सबसे पहले स्थूल को अभेद्य बनाना सिखाया, उसके लिए किया है, और फिर उसमें इच्छा, भावना और विचारणा का मिश्रण करके सूक्ष्म कारण को भी जो है अभेद बना देंगे, तो प्राण का चरण रुक जाएगा। और उससे क्या होगा कि जो जहां चक्रों में जो चिपकाव है, जो वो जो सघनता है वो नष्ट होगी, और उसका आयाम बढ़ेगा, उसका आयनात्मक क्षेत्र जो है वो बढ़ेगा। और उससे क्या होगा, जो जो अधोगामी प्राण था, निम्नगामी प्राण था, वो ऊर्ध्वगामी, और जो मूल ऊर्जा है, जो काम ऊर्जा है, वो कहाँ है, हमारे जननेंद्रिय में। उसको ऋण विद्युत का नाम दे दिया जाता है, और उसको, उस प्राण ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बना के काम बीज का ज्ञान बीज, उसको सहस्रार तक ले जाना। तो वो कैसे होगा, वो तब होगा जो सबसे पहले हमको सघनता नष्ट करनी पड़ेगी। कौन सी सघनता, वो चिपका, वो आसक्ति जो मुझसे फंस जाते हैं, उसको भोगविलास में छोड़ना, और तब उसको ऊपर ले जाके, और फिर जाके, ये एक कंसेप्ट है, पता नहीं मैं कहां तक समझा पा रहा हूँ। तो ये है इसका बेसिक कंसेप्ट, और इसी में प्राणायाम, बंध और मुद्रा का रोल। जो मुद्राएं हैं, उससे हमारे जो ब्रेन है ना, उसमें अल्फा तरंगे विकसित होने लगती है, और इसको ही प्रैक्टिकल करते हुए हम जो है थोड़ा थोड़ा समझेंगे। तो प्राणायाम की क्रिया से हम सभी अवगत हैं, और जो बंध लगता है वो कुंभक में लगता है। बंध केवल कुंभक, या इनसाइड होल्ड हो या आउटसाइड हो। 3 तरह के बंध हैं, मूल बंध, उद्यान बंध और जलंधर बंध। और जब तीनों को हम एक साथ लगाते हैं तो ये महाबंध कहलाता है। तो मैं अभ्यास करते करते, जो भावना से मैं अभ्यास करता हूँ, उन भावनाओं को मैं अभ्यास करते करते प्रैक्टिस करता चलूंगा। फिर कुछ मुद्राएं में हस्त मुद्राएं हैं, यौगिक मुद्राएं। तो उनमें जिन मुद्राओं का मैं दैनंदिन जीवन में अभ्यास करता हूँ, उसमें प्रकाश डालता चलूंगा। तो सबसे पहले जो है मूल बंध पे हम वो करते हैं, दोनों हाथ गोद में, जिसमें आपकी आसानी हो, सुखासन में बैठ जाए। एक चीज को समझा जाए कि क्रिया स्थूल पक्ष, क्रिया जो है वो स्थूल पक्ष है। तो अगर किसी को कमर में पेन है, उसको पालथी मारने में अगर असुविधा होती है, तो कुर्सी पे भी पांव लटका के बैठ सकते हैं। डेस्टिनेशन, हमें डेस्टिनेशन पे जाना है, हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी, और वो सभी विधा से हो सकता है। इसलिए कितनी तरह की मुद्राएं दी गई हैं, सब कुछ मतलब संभव है, सब कुछ संभव है। इसलिए इसमें कहीं भी कॉपी और पेस्ट की बात नहीं। क्रिया योग पक्ष का जो सबसे अच्छी बात क्या है कि आप जब भी कुछ करें तो उसमें सहजता होनी चाहिए। कॉम्प्लेक्स थिंग्स हमें उलझाती हैं, तो अभ्यास सहज हो, सहजतापूर्ण अभ्यास हो, और सजग हो। सजगता कैसे विकसित होती है, प्रज्ञा बुद्धि से। हमें किसी भी चीज करने के लिए उसके ज्ञान पक्ष को विकसित करना होगा, कंसेप्ट को समझना होगा कि हम सबसे पहले उद्देश्य की, उसका उद्देश्य क्या है, तब कब और कैसे, और उसमें भी जो हमें सिंक्रोनाइजन कहाँ कैसे हो रहा है, उसमें हमारे ऋषि मनीषी ने जो सबसे अच्छा टाइम हो और सार्वभौम के लिए उस पक्ष को सबके समक्ष रखा गया। लेकिन जैसे अब डिसेबिलिटी हो गई, डिफरेंटली एबल्ड, डिसेबिलिटी का एक बहुत अच्छा मिला, बिकॉज जो जो प्रारंभ जो घटनाएं घटनी थी और जो चैलेंजेस जीवन में आने थे, अपनी सघनता को नष्ट करने के लिए और अपने आयनात्मक क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, उसको परमपिता ईश्वर ने जीवन में दिया। तो एक मतलब जैसे सैन्य जीवन के एक एज अ सैनिक आई वाज डिसेबल्ड, बिकॉज सैन्य सेवा में गोली खाए, 47 की, तो सारा जो है पूरा बिगड़ गया। ये लंबा साइकिल रीजन का सब कुछ था, सब कुछ बिगड़ गया। पैरालिसिस की नौबत आई, ये C1 से C3 जो है डिजेनरेट हो गया, और L1, L2, L4, L5 ये सभी डिजेनरेट है। अभी भी उसमें डाला जाए MRI मशीन में, तो वहां पे फ्रैक्चर पार्ट्स और टूटा फूटा सब वो जो है मशीन दिखाता है। लेकिन परमपिता के असीम अनुकंपा से और आप लोगों के आशीर्वाद से जीवन के हर कार्यक्रम को पंचकोश विधा से करने में सक्षम, और अपने सारे दायित्वों का निर्वहन करते हुए जीवन जी रहा हूँ। और चुनौतियां आनंददायक हैं, क्योंकि चुनौतियां ही जीवन में आगे बढ़ाती हैं। तो उसमें डिसेबल्ड का हमको बहुत अच्छा लगा
कि डिफरेंटली एबल्ड, वो एबल्ड है बट औरों से अलग है और यूनिकली एबल्ड है वो। तो उसमें आपको जैसे सुविधा होती है, सुखासन में बैठ जाए, नहीं सुखासन में बैठ सकते हैं तो पाँव लटका के बैठ जाए। जैसे अभी मैं बैठा हूँ आराम से, लेकिन उस समय जब ये वाला बायां पाँव काम नहीं करता था, पैरालिसिस हो गया था, ये नीचे जो है ये ऐसे मुड़ता ही नहीं था, ऐसे नहीं मुड़ता था सब कुछ। तो धीरे धीरे इस अवस्था में आ गए हैं, लेकिन वहां से भी प्रारंभ किए शवासन से। शवासन से बाबूजी की बताई गई विधा से और प्राणाकर्षण से हर एक चक्रों में प्राण भरा गया और वो शक्ति मिली जिससे जो है जीवन जिया जा सके। वो सबको मिलता है। और लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि क्रिया स्थूल है, क्रिया सब कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट रिलीज हो रहा है, लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो संकल्प। जो संकल्प का जितना धनी होगा, जो विल पावर का जितना धनी होगा, वो इस अक्षय और विराट संपदा से उतना ही ग्रहण करेगा। और उसके 3 आधार हैं, श्रद्धा, प्रज्ञा और निष्ठा। श्रद्धा और विश्वास में वो शक्ति है जो मीरा के विष के प्याले को भी अमृत में बदल सकता है। तो श्रद्धा है, और श्रद्धा को आधार देती है प्रज्ञा, और निष्ठा प्रैक्टिकल करने से। तो इस चीज को समझा जाए कि संकल्प शक्ति, फलाने को हुआ मेरे को नहीं हुआ, नहीं हुआ, संकल्प बल को बढ़ाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि सब अपना अपना है ना। अष्टावक्र जी 8 जगह से टेढ़े थे, लेकिन आज भी अष्टावक्र गीता को पढ़ता हूं तो अपने आप को इतना तुच्छ और नगण्य पाता हूं, पल्ले नहीं पड़ता। तो सबसे बड़ा समझा जाए कि ये शरीर है, ये इस चोले को देख के, इस आवरण को देख के अन्नमय को उसके कृमि कीटक के भांति ना रहा जाए, इस बात को समझा जाए। इसलिए आपको जिस पोस्चर में देखिए, इसमें 3 बात है, मस्तिष्क, ग्रीवा और अपना ये स्पाइनल कोड, ये देवयान मार्ग है ना, राजमार्ग, ये 3 को सीध में रखने का एक साथ, इन तीनों को सीध में, इसका ध्यान रखें। तब तो ये है, इस सार्वभौम सिद्धांत को मैंने अपनाया है। और इसमें और भी कुछ होगा, हमारे जो अपर हैं शिक्षक बेंच है और बाबूजी हैं, उस पर प्रकाश हम लोग डालेंगे। मैंने इस 3 चीज को अपनाया कि जब भी मैंने कोई अभ्यास किया है, चाहे पांव लटका के किया है, चाहे लेट के किया हो, तो मस्तिष्क, ग्रीवा और इसको सीधा रखने का प्रयास किया। बाकी आपको जिसमें हो उसमें हो। और साधारणतः तो शासन नाक नहीं खींचते हैं, लेकिन भाव क्षेत्र से इस बात पे यकीन किया जाए कि हमारे रोम से प्राण शक्ति को खींचा जाता है, और प्राणाकर्षण में हम सभी ने इसका साथ अभ्यास किया। तो यहाँ पे हम प्राणायाम के साथ जो है अब बंध का अभ्यास करेंगे। तो मूल बंध का पहले कंसेप्ट समझ लें कि मूल बंध में क्या होता है। मूल बंध का क्रिया पक्ष ये है कि हमारा जो एनस होता है ना, गुदा मार्ग, पॉटी निकलने वाला रास्ता, उसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ऊपर की ओर खींचते हैं। और जब हम उसको ऊपर की ओर खींचेंगे तो आप पाएंगे कि जो यूरिन पास का एरिया जो है, जो मूत्र द्वार है, वो भी अपने आप संकुचित। और जब आप उसको संकुचित करेंगे तो ये जो क्रेनियल वाला है ना, इसको भी संकुचित, ये भी संकुचित होता है। आप अपने सर्कस को देखेंगे ऐसे करके। और संकल्प बल, वो वाला तो आपका थोड़ा शरीर को खिंचाएगा, लेकिन ये संकल्प से खींचे। तो दोनों को ये आपका इग्निफाई करेगा, उसको झकझोरेगा। तो क्रिया क्या करेगी, उसको हल्का झकझोरेगी। लेकिन हमारा संकल्प बल, हमारी भावना, हमारी इच्छा, हमारी विचारना, ये तीनों किस मतलब जो है उस पे उसका काम है। जाको राखी भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त 3 देखी तैसी। तो सबसे पहले हम मूल बंध का अभ्यास करते हैं। लंबी गहरी सांस खींचे। अब सांस खींचने का समय क्या है, जितना आपको अच्छा लगे, जितना हमारी सहजता हो। अब सांस को भीतर रोके और अपना जो एनस और यूरिन पास वाला जो है, दोनों मल मूत्र, उसको दोनों को सीखो। अभी केवल मूल बंध का। अब ये तो क्रिया पक्ष हो। क्रिया पक्ष में जो अपना ऑक्सीजन रीजन है और प्लस केवियन रीजन है, दोनों के मसल्स में खिंचाव महसूस कीजिए। अब इसमें भावना क्या है, तो यहाँ पे अपान और कुर्म। अब भावना पक्ष में ध्यान प्रकाश डालता हूँ। और कुंभक का क्या हो, जितना देर अच्छा लगे। उसमें घड़ी बताया है, मुझे वही भाया, जितना देर अच्छा लगे। धीरे धीरे आपका समय भी बढ़ेगा। और तो वहां पे जो क्या है, अपान और कुर्म। अब अपान का स्थूल कार्य क्या है, अपान का स्थूल कार्य है मल को विसर्जित करना। अब मल, जनरली मल को हम क्या समझते हैं, पॉटी के रूप, जो हमारा स्टूल निकलता है, पखाना निकलता है।
पसीना जो बाहर निकलता है वो भी, जो हमारा कफ वो भी, जो हमारा नाक से म्यूकस, जो भी विजातीय जो भी टॉक्सिन्स हैं वो सब अपान का है। अच्छा एक चीज देखिए कि अगर अपान वहीं तक सीमित रहता तो माथे से भी तो पसीना आ जाता। तो हर एक प्राण पूरी बॉडी में काम करता है, बट उस कहते हैं ना एक ऑफिस, उसका एक केंद्रीकरण जहां होता है वहां पे उस प्राण को एक विशेष नाम दिया है। तो अपान जो है उसका स्थूल कार्य मल विसर्जन है, और सूक्ष्म कार्य जननेन्द्रिय में। अब जननेन्द्रिय क्या है? काम वासना का आधार है। अभी पिछली कक्षा में आदरणीय बाबूजी ने हम लोग को बताया था काम कला के बारे में। अगर हम उस काम कला को जानते हैं तो कमाल का मूलबंध अभ्यास है, क्योंकि मूल ऊर्जा क्या है? मूल ऊर्जा काम ऊर्जा। ऐसे वहां पे जीव सत्ता का भाव, और यहाँ पे ब्रह्मरंध्र में जो है शिव सत्ता का भाव। जीवो शिव शिव जीव सजीव केवल शिव। अब देखिए अब यहाँ बात आ गई। तो अब जब हम मूल बंध का अभ्यास करते हैं तो वहां पे वासना सम, इस चीज का भाव लिया जा सकता है, जो काम वासना है वो सम। तो उससे क्या फायदा होगा? जो वीर्य है वो अधोगामी निम्न का, तो वो क्या होगा? ऊर्ध्वगामी होगा। वो ऊर्ध्वगामी होगा तो वीर्य स्थिर होगा। और देखिए यही अन्नमय कोश का जो बिंदु है वीर्य, यही देखिए बिंदु साधना में वहां आत्मा बन जाता है। तो सारे चीज वही है, केवल परिभाषिक शब्द बदलते हैं। तो जब हम मूल बंध लगाते हैं तो उसका लाभ, अब देखिए क्रिया हो गया, उसका भाव पक्ष हो गया, और उसका जो है लाभ हो गया। जिस लाभ में इसमें स्थूल से भी होगा। बहुत लोगों को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होगी, मलावरोध नहीं होगा। मलावरोध जो है वो नहीं। और वो जो प्रोस्टेट ग्लैंड वाला जो मतलब ओल्ड एज में जो बहुमूत्र सरीखे जैसे रोग होते हैं वो सब नहीं है। डायबिटीज पेशेंट को, उनको बार बार पेशाब आता है, उसमें भी उनको लाभ होगा। अब जैसे मेरे को क्या लाभ हुआ कि मेरा वो बोले रहने वाला काउडा इकुना सिंड्रोम, काउडा इक्विना सिंड्रोम, वो काउडा इकुना सिंड्रोम जो है वो हो गया था। तो उसमें क्या हुआ था कि अपने आप यूरिन और जो स्टूल है वो रिलीज हो जाता। इस कमर के नीचे उसको मेडिकली मेरे को उतना नॉलेज नहीं है, तो हमारे न्यूरो सर्जन साहब बताए कि काउडा इकुना सिंड्रोम उसको बोलते हैं। पेशाब पैखाना अपने आप रिलीज हुआ, पता नहीं चला। ऑपरेशन वगैरह हुआ उसके बाद, अपने से तो नहीं होता था पेशाब पैखाना, पता चलता था, लेकिन क्या हुआ था पेशाब की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो यह मूल बंध के अभ्यास से अब सही, पूरा सही है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि फील्ड वर्क में होता है, ऐसे पेशाब वसाब को रोकना नहीं चाहिए, लेकिन व्यक्ति विशेष परिस्थिति में आराम से बहुत, उसमें भी वो काम करता है। अब भीड़ भाड़े क्षेत्र में है, अब कहाँ करे, तो उस समय थोड़ा सा जो है ये आपको बहुत काम दे। ये हो गया। और सूक्ष्म फायदे में देखिए, काम ऊर्जा पे नियंत्रण, वीर जो है वीर्य को ऊर्ध्वगामी बनाने में, उसका अधोगामी पतन जो है वो रुक जाता है। ये अब देखिए, अब सेकंड में हम लोग चलते हैं उद्यान पद। और इसमें देखिए जो अपना अपान और कुर्म है, तो पुरुष में अपान प्रधान होता है और स्त्री में जो है वो कुर्म प्रधान। और यही जो अपान और कुर्म की अगर साम्यता बन जाए पति और पत्नी में, तो प्राण सखा और प्राण प्रत्यावर्तन में भी आसानी मिलती। और अभी जो आत्मानुसंधान है उसमें जो कुंडलिनी जागरण का जो विषय चल रहा है, उसमें बाबूजी हम लोग को ये विधा पे पूरा प्रकाश डाल रहे हैं। और आध्यात्मिक काम विज्ञान, प्राण प्रत्यावर्तन कैसे होता है, इसकी सारी कलाएं और सारी विधाओं पे प्रकाश डाला जाए। तो ये हुआ मूल बंध। सेकंड बंध क्या है? उद्यान बंध। उद्यान बंध में क्रिया क्या होता है? जब हम सांस को लेते हैं तो पेट को फुलाया जाता है, और जब सांस को छोड़ते हैं, जब सांस को मतलब छोड़ते हैं तो पेट को पीछे से। इसमें क्या है, जो अपना पेट को अंदर खींच के आंख को ऊपर, हल्का सा आंख को भावना संकल्प से ऊपर उठाइए और पीठ की ओर से उठाइए। ये इसका क्रिया पक्ष। लेकिन इसका भाव पक्ष है। इसके भाव पक्ष को जानने के लिए हमें थोड़ा सा वहां पे समान और त्रिकल, वहां पे जो प्राण है उसको दो, एक समान मुख्य प्राण और उसका सहवर्ती एक मिनिस्टर, तो एक उसका डिप्टी, वो है त्रिकल। और ये नाभि चक्र, मणिपुर चक्र जो है यहाँ पे है इसका कार्य क्षेत्र। तो अब देखिए यहीं पे क्या है, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है,
स्मॉल खाना जाके फाइनली स्मॉल इंटेस्टाइन में ही इतना डाइल्यूट होता है कि ब्लड उसको लेके सब जगह पहुंचा सकता है। और वहीं पे देखिए लीवर है, स्टमक है, पैंक्रियाज है, दोनों किडनी है, किडनी पूरा वेस्टेज को, अब देखिए किडनी पूरा वेस्ट कलेक्ट करता है, किडनी पूरा वेस्ट कलेक्ट करता है, यूरिन के द्वारा बाहर निकलता है। तो ये सारा चीज यहाँ पे है। तो अगर हम एनाटॉमी को जानते हैं और वहां पे कोई भी रोग हो, और यकीन मानिए कि संकल्प शक्ति से हम उसको सहयोग प्रदान कर सकते हैं। अब इसमें क्या है कि नहीं नहीं, अब तो हम डॉक्टर साहब भी तो विद्वान है, प्रज्ञावान है, चिकित्सीय पक्ष को भी जानना जरूरी है, क्योंकि देखिए चिकित्सीय पक्ष में चिकित्सा इतना प्रगति कर चुका है कि हम उसको आसानी से जान सकते हैं कि हमारा कहाँ रेनल टेस्ट है, सब टेस्ट है, एलएफटी है, लिवर फंक्शन टेस्ट है, उससे पता लग जाएगा। वो ब्लड निकालेंगे थोड़ा सा और पता लगा देंगे अभी कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है, तो हुई ना मदद। और उसके बाद हम संकल्प शक्ति से अपना क्रिया क्रिया जो है वो पक्ष उतना ही किया जाए जितना आवश्यक है। और सूक्ष्म और कारण पक्ष है वो विराट है, उसमें बिल्कुल साइड इफेक्ट नहीं, और वो संकल्प शक्ति से आगे बढ़ेगी। तो अगर हम जान गए कि कहाँ है तो उनका मदद है। अब कोई चीज बहुत विराट हो चुका है, रोग बहुत विराट, अब वो चीज आसानी से, क्योंकि उतनी संकल्प शक्ति मान लीजिए हिम्मत, मतलब वो उतना संकल्प हमारा प्रगाढ़ नहीं हुआ है, या उतनी चीजों को हम अच्छे से अभी वो नहीं कर पाए हैं, मैच्योर नहीं कर पाए हैं, तो थोड़ा सा बल जो है डॉक्टर भगवान से ले लिए, डॉक्टर भी तो भगवान है, देव है, उनसे थोड़ा सा हम ले लें, पैथोलॉजी के द्वारा हम पता कर ले कि हमारा कहाँ क्या है, थोड़ा सा उनसे मेडिसिन से मदद ले ले, और थोड़ा सा इधर से लगा ले, और जब स्वस्थ हो गए, टुडे आई एम नॉट टेकिंग अ सिंगल पिल्स। कभी ईश्वर की दया से अगर प्रज्ञा तक पहुंचने का मौका मिला तो मैं इतने मोटे पेज की मेरी वो मेडिकल प्रोफाइल है, उसमें पूरा लिखे हुए हैं कि एकदम जीवन के आखिरी सांस तक, क्योंकि इधर का आधा नर्व्स भी डैमेज, तो न्यूरो साइकेट्रिस्ट, उसके बाद क्या कहते हैं न्यूरो सर्जन, और सीजर डिसऑर्डर, वो कहते हैं कि हमको सीजर डिसऑर्डर भी है, हमेशा एक आदमी के साथ रहना है, नहीं तो चक्कर खा के गिर जाइएगा तो कुछ हो जाएगा। लेकिन 200 किलोमीटर बाइक, मैं ये नहीं कहता हूँ लोग ऐसा करें, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ इस विज्ञान को, इस विधा को, कि उन्होंने मुझे भावना से उन्होंने मुझे वो क्या बोलते हैं उसको, मतलब मेरे स्वाभिमान को बचा कर रखा, परावलंबी नहीं आत्मावलंबी बनाया, स्वावलंबन की कला सिखाई, उस विज्ञान को, ऋषि मनुष्यों की उस विधा को नमन है, वंदन है। और टुडे आई एम नॉट टेकिंग अ सिंगल पिल्स। हाँ, उस समय जब ये हुई थी तो काफी कुछ 102 किलो वजन के साथ पूरा बलजी, इवन इलेक्ट्रिक शॉक्स, मतलब करंट के झटके सब मैंने लिया। उस समय था, चेतना जागृत ही नहीं थी, लेकिन उस समय एक पक्ष ऐसा था जो मुझे आज भी याद आता है। आज भी मेरे 1.5 साल के हॉस्पिटल एडमिशन की पूना में मैं उस समय था, उसमें ये फाइल क्लोजिंग की गई कि जिस समय मेरा जागृत मस्तिष्क काम नहीं कर रहा था, मैं खुद अपने आप को भी नहीं पहचान रहा था ड्यू टू ये जो इंजरी थी, लेकिन उस समय भी एक पक्ष मेरे साथ था जो मेरे पूर्व जन्म की कमाई हो या मेरे गुरुदेव का आशीर्वाद हो या आप लोगों का आशीष हो, उस परम पिता की परमात्मा है कि कभी झूठ नहीं मुंह से निकला, क्योंकि मैं जो था, और उसमें उन्होंने लिखा कि जो जिस लड़के का जागृत पक्ष जो है वो बिल्कुल कॉन्शियस माइंड काम नहीं कर रहा था, खुद को नहीं पहचान रहा था, लेकिन मेरे से जो कुछ पूछा जाता था कि आपको क्या हो रहा है, तो मेरे मुंह से सच निकलता, जो होता था वो निकलता था। दैट्स वाई वो लोग जो है मेरे ट्रीटमेंट को आगे बढ़ाए, और आगे बढ़ाने के बावजूद भी उन्होंने प्रेस्क्राइब कर दिया कि आपको इतनी मेडिसिन खानी ही पड़ेगी, इसका कोई उपाय नहीं, बट सारे मेडिसिन छूट। और उसमें बहुत मतलब ज्यादा नहीं, यही जो जो बताया गया उसमें जो सहज जान पड़ा, उसको सजगतापूर्ण अभ्यास किया गया, बस इतना ही। तो हम आते हैं अब उद्यान बंध पे, कि उद्यान बंध में क्या करना है, क्रिया पक्ष क्या है कि सांस भरते हैं तो पेट को फुलाना है, उसको उदरी सूचन बोलते हैं, सांस छोड़ते हैं तो पेट को सिकोड़ना है, आंख को उठा के पीठ की तरफ ले जाना, ये क्रिया पक्ष है। यहाँ समान और क्रिकल को आप समझ लें कि समान जो है वो पित्त का प्रतीक है, गर्मी उष्णता है, और जो क्रिकल है वो कफ का प्रतीक है। और वात और पित्त दोनों, सॉरी, पित्त और कफ, ये दोनों जब मिलते हैं तो वात का निर्माण। तो उद्यान बंद से वात, पित्त और कफ तीनों का संतुलन बिठाया जा सकता है। आप इस चीज को देख लीजिए, ठंडा गर्म तीनों का संतुलन बिठाया जा सकता है, और साथ में ये इसका जो स्थूल कार्य में पाचन भी होता है। कहते हैं ना कि अगर जिसका पेट ठीक है उसका सब कुछ ठीक। तो उद्यान बंध की महत्ता को देख लीजिए। और ये इंद्रिय रसानुभूति का भी क्षेत्र है, स्थूल शरीर का स्वामी मणिपुरचक, स्थूल शरीर के सारे रोगों को मिटाने का सामर्थ्य रखता है।
तो अब वो भावना करनी पड़ेगी, वो एनाटॉमी जाननी पड़ेगी। सब्जेक्ट बहुत वृहत है। आपको वो भावना करेंगे, आप जितना करेंगे आपको उतना लाभ। तो सांस सांस को लिया जाए। भाव जगत से भी जो है वहां सोलर प्लेक्सस है, आप भाव जगत से वहां भी डायरेक्ट प्राण खींच सकते हैं। अब जो है सबसे पहले मूल बंद लगाइए और फिर पेट को अंदर की ओर से खोलिए। मैं महाबंद का अभ्यास करता हूँ उसके साथ में। आप चाहे तो इसके साथ जो है जलंधर बंद भी लगा सकते हैं। अब सांस को जब हम छोड़ेंगे तो पेट स्वतः पी जाता है अंदर। मैं जालंधर पथ भी लगा रहा हूँ अभ्यास में। ये जो है स्वतः अंदर जाता है और उस समय आंखें बंद करके आप जहां जहां इग्निफाई करने वहां का हर एक सेल्स को आप इग्निफाई कर सकते हैं। और जालंधर बंद में क्या होता है, ये देखिए मस्तिष्क को हल्का झुकाएंगे, ये कंठ को। अब ये क्या है, अब मान लीजिए कि मुझे गर्दन झुकाना है, ऐसे मना किया गया मुझे मत झुकाइए। तो हर चीज का क्रिया पक्ष में परेशानी होती है, तो ऐसे ही हल्का सा कर दिया, ऐसे ही कर दिया, ऐसे। भाव पक्ष इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट भाव पक्ष। और ये जो यहाँ पे ये विशुद्धि चक्र जो जालंधर बंद करने में सहायक है। और जब हम तीनों बंद एक साथ लगाते हैं तो वही महाबंध है। जैसे हमने जाना मूल बंद मूलाधार चक्र को, उद्यान बंद स्वादिष्टान चक्र को, और जलंधर बंद विशुद्धि चक्र को। ये तीनों तो हमें सीधा दिख रहा है। लेकिन जब हम अभी देखिए, हम जालंधर बंद को आप देखिएगा, जब जालंधर बंद को आप उद्यान बंद के साथ लगा, सॉरी, हाँ, मतलब जब हम महाबंद की बात करेंगे तो वैसे मूल बंद है, मूल बंद और ये उद्यान बंद, इन दोनों को एक साथ लगाइए तो स्वादिष्टान वाला जो चक्र है वहां पे जो अहंता है वो नष्ट होने लगी, वहां की सघनता, वहां का चिपकाव नष्ट होगा, वहां एनर्जी फील्ड बढ़ने लगेगा। वैसे ही जब हम मूल बंद उद्यान बंद का फायदा देखिए, अब आप उद्यान बंद और जलंधर बंद एक साथ लगाइए, फिर देखिए फुसफुस हाथ वाला रीजन, उसका विशुद्धि चक्र, उसका आज्ञा चक्र, ये तीनों को प्रभावित कर। अब यहाँ देखिए अनाहत चक्र में क्या है, प्राण और नाग बैठे हैं। और प्राण 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 तो जीवनी शक्ति का प्रतीक है, साथ में इस सब तो मस्तिष्क को भी पोषण देता है प्राण। अब प्राण जो है, अगर हमने अपने हार्ट बीट पे नियंत्रण कर लिया, अपना जो हृदय जो धड़कता है, जो हार्ट बीट पे, अब देखिए हृदय को कितना काम करना, हमारा लंग्स और हृदय को देखिए, हम सांस लिए, विंड पाइप से गया, वो कहाँ आया, क्या कहते हैं इसमें, फेफड़ा में। अब देखिए वहां से कहाँ गया, हार्ट में गया, हार्ट में क्या, अब हार्ट क्या कह रहा है, उसको पंप कर रहा है, पंप करके कहाँ भेजा, आर्टरीज में भेजा। कितना फास्ट काम चल रहा है, कितना इलेक्ट्रिसिटी लग रहा है, वो उसको पंप करके आर्टरीज में भेजा। आर्टरी क्या किया, जो आर्टरीज में जो ब्लड ऑक्सीजन कैरी किया हुआ, ऑक्सीजन और फूड को कैरी किया, यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड लिया, वो जाके बॉडी में जहां जहां जरूरत है सबको दिया। और उसके बाद वहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वेस्टेज है, उसको लेके वेंस के द्वारा बाहर आया, वापस आया, मतलब वापस आके, और फिर वो कहाँ हार्ट से होते हुए फिर लंग्स में गया, और फिर उसको हम, कितना फास्ट काम हो रहा है, कितना काम करना पड़ा। तो अगर प्राण पे नियंत्रण स्थापित कर लिया जाए, जो है सांस की गति को लंबा कर लिया जाए, तो कितना विद्युत क्षरित होने से बचेगा, और वो कैसे हमारे चक्र जागरण में सहायक होगा। तो साइंस का भी एक बहुत अहम योगदान है। उसको हम लें तो हमको अपना भावना विचारना जो इच्छा, उसको हमको संकल्प शक्ति में बहुत मदद मिलती है उससे। तो कितना काम हो रहा है, और प्राण पे नियंत्रण करके समाधि स्तर तक, आनंदमय कुछ तक की यात्रा ले जा सकता है। वैसे ही देखिए यहाँ उदान और देवदत्त है, उदान और देवदत्त, उदान उदान शरीर परत बनाए रखता है। संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं, तो हम जैसे चंद्र बंद का कुंभक में, तो उसमें क्या है कि हम संसार की वस्तुओं को तो ग्रहण करें, लेकिन कितना लें, जितना जरूरत हो उतना लें, तेन तक तेन भुंजिता। अगर वहां पे भाव हो आत्मवत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुंबकम की, तो ये हमारा संकल्प, भावना, ये विचारना, यही हमें गति दे। तो सबसे पहले हमें क्षरण को रोकना होगा, साथ में आसक्ति और चिपकाव को मिटाना होगा, दोनों एक साथ चले, तब जाके जो है प्रगति बन पाए। और जब वही तीनों बंद एक साथ लगता है तो महाबंद हो जाता है। और महाबंद जो है वो मूलाधार चक्र से लेके आज्ञा चक्र, वहां तक यूनिफाई करने का लगता है। और आप मूल बंद में देखिए, ये लगा, ये वाला जो है, तो सबसे कनेक्टर है। और जितना 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 देखिए, जो हमारा संकल्प बल है, जो हमारा मान लीजिए भावना, इच्छा और विचारना, इसको कौन शक्ति देता है, इसको ज्ञान शक्ति देता है।
ये ज्ञान से बलवान बनते, श्रद्धावान लभते ज्ञानम ज्ञानेन मुक्ति। तो ज्ञान पक्ष कितना इंपॉर्टेंट इस चीज को हम समझे। तो ये था बंध का। अब देखिए मुद्रा में हस्त मुद्रा है और यौगिक मुद्रा है। हस्त मुद्राओं में ध्यान मुद्रा के साथ पराकर्षण प्राणायाम करने के अलावा बाकी सारा विस्तृत ज्ञान है, आप उसको पढ़ सकते हैं, हमारे आदरणीय शिक्षक बेहतर समझ सकते हैं, उसमें मेरा व्यापक अनुभव नहीं है। हाँ, जो अपना क्या कहते हैं, अपनी जो यौगिक मुद्राएं हैं उसमें महामुद्रा का मैं नियमित रूप से अभ्यास करता हूँ। खिचड़ी मुद्रा का भी जो है समय समय पे अभ्यास किया जाता है, जिसमें जीव जो क्रिया पक्ष है वो जीव को पीछे की ओर ले जाके जहां तक सटे, वो तो कपाल गुहर कहा गया है वहां तक, मतलब तालू में ही सटे, तालू में ही किया जाए और उस स्पंदन से उससे जो अपना ब्रह्मांड है उसको जागृत किया जाए, उस अमृता रस की अनुभूति की जाए। बाकी महाबंध और महामुद्रा और महावेद इसका अभ्यास में नियमित रूप से करें। तो अगर तीनों बंधे एक साथ लगाना हो तो हम कैसे करें? गहरी सांस खींचे। आप जब सांस को अंदर रोकेंगे, सबसे पहले मूल बंध, फिर उद्यान बंध और फिर जलंधर। और इसमें कक्षा में जो इसे कंसेप्ट पे प्रकाश डाला गया उस पक्ष को आप ध्यान में रख सकते हैं। और जहां आपकी मतलब जैसे आपको सहजता मिले, सजगता मिले, श्रद्धा को आयाम मिले, उसको आप अपनी प्राथमिकता में रख सकते हैं। फिर सांस को छोड़ें। जब सांस छोड़ते हैं तो आपको देखिएगा कि उद्यान बंध लगाने में आसानी हो। तो इस पक्ष का अभ्यास मैं नित्य करता हूँ। इसमें फिर मैं कहना चाहूंगा, स्थूल पक्ष में अपने शरीर का, अपने शारीरिक बनावट का, अपनी स्थिति का ध्यान रखें। जितना सहजतापूर्ण अभ्यास हो उतना ही किया जाए, जो सहज ना हो उसको ना। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाया जाए, स्थिति बनेगी। और मेन जो पक्ष है वो पक्ष भाव पक्ष, और स्थूल का भी मैंने बताया क्योंकि वो मजबूती होता है, विज्ञान है शरीर का, उसका भी अपना लाभ, मसल्स स्ट्रांग रहेंगे। अभी जैसे मेरा जो ये है, ये कोर मसल्स जो है, ये कोर मसल्स यहाँ की तो वो सारे डिस्क वगैरह तो छत विक्षत हो गए, तो वहां पे कोर मसल्स की पावर को बढ़ा के और तो अपना सारा काम लिया जाता है। तो अब इसमें देखिए मूल बंध का एक और प्रैक्टिस है, ये वाला जो है, इसको इस पे ऐसे, ये ऐसे जो है ये पक्ष, जो मैं मूल बंध महाबंध के साथ, मूल बंध में भी आपको करेगा, जो सीवनी है वहां पे एरिड है, वहां पे जो गुदा और अपना जो लिंग प्रदेश है उसके मध्य के भाग में हल्का सा प्रेशर बनाते हैं। ऐसे बैठ सकते हैं तो बैठा जाए, नहीं है तो भावना से दोनों को पकड़ा जाए। यहाँ से पकड़ा नहीं होती यहीं पकड़ लीजिए, यहीं जहां से इतना झुके इतना ही। बस इसमें ये ध्यान रखा जाए ना कि इसमें मैंने ये पाया कि हाथों के बल इसको नहीं किया जाए। उससे क्या होता है कि स्पाइनल कोड में प्रेशर, हाथ का रोल 10 से 20%, मेन है यहाँ कोर मसल, ये वाला जो कोर मसल है ना, यहाँ से इसको ये कोर मसल से। तो सबसे पहले जो है इसमें हम जो क्या कहते हैं, अपने सांस लेने का है, बाबूजी बोले जिससे सांस हो सके, दोनों से मतलब जो आपको सांस ताने, तो सांस लेने के चक्कर में रहेंगे घोड़ा बन जाए। बट क्या होता है कि बायां से खींच जाता है, जो मेरे से खींच जाता है मैं खींच लेता हूँ, सहजता से केवल सोचने मात्र से खींच जाता, बाएं से लिया, रोका, छोड़ा, कोर मसल, ये जो है ये कोर मसल, कोर मसल यहाँ से करेंगे वही दिक्कत हो जाए। और हाथ को जैसे होगा ऐसे, ये सिंपल है, ये हाथ का रोल 10%, 10% हाथ इन और भाई से कर लो। ऐसी में महावेद जब रोका इस ज्ञान में लगाई और नौली क्रिया का अभ्यास। और प्रैक्टिकल पक्ष का एक सबसे अच्छी बात बताऊं, ये ऑनलाइन क्लास में आप इसमें सिद्धता में आसानी नहीं है। इसके लिए जब भी प्रज्ञा कुंज में या कहीं भी आपको सत्र आयोजन का मौका मिलता है, वहां जो विशेषज्ञ हैं उनके पास जाए, उनसे सीखें, इसको बदल सकते हैं दोनों काम।
लंबी गहरी सांस खींचें, रोकें, जितना मान लीजिए आपका यहीं तक आता है, यहीं तक खींचिए, यहां तक आता है, यहां तक खींचिए, जहां तक जाए सहजता, इससे भी आप उसका अभ्यास कर सकते हैं। तो जो क्या कहते हैं मुद्राओं में मैं महामुद्रा का अभ्यास करता हूँ। खिचड़ी में जीभ को तालू में ले जाए और अपना खिचड़ी में क्रिया पक्ष के साथ उसका भावनात्मक पक्ष बहुत अहम। और एक विपरीत कर्मी मुद्रा है, इसका भी अभ्यास जो है योगी गुरु के संरक्षण में किया जाए और दीवार के सहारे किया जाए। विपरीत कर्मी मुद्रा के अभ्यास से पहले अपने शरीर में पर्याप्त लोच ले आई जाए, जितनी लोच की आवश्यकता हो वो लोच ली जाए और योग गुरु के संरक्षण में किया जाए। आप लोग के आशीर्वाद से मैं इसको करता हूँ। इसमें अगर इस टाइप का होगा तिकोना तो बहुत आसानी होगी। इस टाइप का मैं जैसे अभ्यास करता हूँ उसका जो है एक डेमो देता हूँ, बाकी सहजतापूर्ण अभ्यास को प्राथमिकता दीजिए। इसमें जो है मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक प्राण को ऊर्ध्वगामी बनाने में बहुत मदद मिलती है और इसमें स्वाध्याय को भी गति मिलती है। ये मेरा निजी अनुभव रहा है कि स्वाध्याय की कितनी गुत्थियां सुलझ जाती और फिर धीरे से चाहे तो एक पांव से भी ऐसे उसके बाद जब हम लौटते हैं तो थोड़ी देर जो है शशांकासन में तो इसके अभ्यास को जिनको सहजता हो इस अभ्यास को गति दे सकते हैं। साथ में जो बंधों का अभ्यास है मैं प्रज्ञा योगासन के साथ भी करता हूँ। वहां पे जहाँ पे सहजता हो, जब सिटिंग पोजीशन में रहते हैं तो मूल बंध और उड्डयन बंध। जलंधर बंध में अब ऐसे कर रहे हैं तो जलंधर बंध का तो क्रिया पक्ष नहीं होगा, लेकिन वहां आप भाव पक्ष से कर सकते हैं। तो ये तो हो गया सुबह का दैनंदिन अभ्यास, ये सुबह का दैनंदिन अभ्यास। अब दिन भर हम कैसे बंध लगाएंगे? ये तो क्रिया पक्ष जब हम बैठे हैं साधना कक्ष में हैं उस समय की बात है। फिर बंध कैसे होंगे? बंध और मुद्रा का उद्देश्य क्या है? तो बंध और मुद्रा का उद्देश्य, प्राणायाम का उद्देश्य सर्वव्यापक। अब साहसिक कार्यों को करके, चुनौतियों को लेके प्राण के आयाम को बढ़ाया जा सकता है। सबसे पहले जो आदमी कहे कि ये आप काम नहीं कर सकते हो, सबसे पहले अंदर आवाज आई कैन डू इट, बहुत बढ़िया प्राणायाम, आई कैन डू इट, इट विल टेक टाइम, ये समय लेगा बट आई कैन डू इट, मैं से कर सकता। अगर हम इंद्रिय संयम, समय संयम, विचार संयम, अर्थ संयम, इन चारों को अपना लें, कितना बढ़िया बन गया। मान लीजिए मूल बंध है, चल रहे हैं रास्ते पे, वीर्यधुगामी, निम्नगामी, कहीं वास, तो बहुत सारे तर्कस में बहुत सारे तीर रखा जा सकता है। बिंदु साधना का उसको देखें, क्या चमड़े को देख रहे हैं, चमड़े के अंदर के बोन्स को देखिए, बोन्स के अंदर के सेल्स को देखिए, सेल्स के अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया को देखिए, उसमें अपने आत्मा को देखिए। मान लीजिए फिर वो नहीं है तो अपने तर्कस में और तीर रखिए। मान लीजिए नवयुवतियों के प्रति आकर्षण, तो अपनी बहन को देखा जा सकता है, जिस उम्र की हो, बुआ को देखा सकता है, मासी को देखा सकता है, माँ को देखा जा सकता है। अपने तर्कस में बहुत सारे तीर रखिए। दिन भर बंद का अभ्यास। मुद्रा है, एक स्माइली फेस पूरे स्माइल को फैला देता है और एक तो है। बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम जो है पूरे दिन प्राणों को आयाम दे सकते हैं और बंध और मुद्रा का अभ्यास करते हैं। हाँ, ये जो है ये विशेष केंद्रों का, उसको इग्निफाई करने का और प्रदीपन करने का ये है। इसको सुबह अभ्यास कर लिया जाए और 23 घंटे जो हर चीज का एक पोस्चर होता है। प्रणाम का पोस्चर है, युद्ध कौशल का भी अपना पोस्चर है। हम लोग जब फायरिंग करते थे उसका भी अपना पोस्चर था। उसमें हम लोग को नीलिंग पोजीशन में लेट के हम लोग को बताया जाता था राइफल ये और ये वाला एक सीध में और एक पाँव पूरा फैला देते थे, उससे बिल्कुल पिन पॉइंट में गोली मार, उसका भी एक पोस्चर था। तो हम जिस काम को करते हैं हर एक काम का अपना पोस्चर। एज अ बैंकर जब मैं मतलब फील्ड में जाता हूँ
रिकवरी का काम है मेरा, तो उसमें बहुत काम देता है पंचकोश। वहाँ सामने वाले को समझने में मुझे आसानी होती है कैसे। और रिकवरी में आज तक एक मतलब इक्का-दुक्का केस है जिसमें मुझे बल प्रयोग करना पड़ा। नहीं तो मैक्सिमम केसेस में सरेंडर हो जाते हैं, उनको समझा दिया जाता है कि ये देखिए ये एसेट को रख के फायदा नहीं। और उसमें ये बहुत मदद करता है कि हम क्या देखते हैं उसपे। और ये बहुत बड़ा योग है सामने वाले। मैंने एक चीज पाया ना कि अगर दिमाग को सिर्फ हिट किया जाए तो अहंता को चोट लगती है, लेकिन दिल में जगह बनाई जाए, हाथ में जगह, दिल में जगह बनी जाए तो दिमाग में पहुंचना आसान होता है, अपनी बातों का संप्रेषण आसान होता है और क्रिया आसान। तो बहुत व्यापक अभ्यास है। अनमय को उसके उपवास को हम लें तो क्या वो ध्यान भरने में सहायक नहीं है? क्या वो पाचन में सहायक नहीं? क्या वो स्थूल शरीर के हर रोगों को मिटाने में सहायक नहीं? एक ही चीज के डिफरेंट डिफरेंट नाम होते चले गए। हमें बस ये देखना है। तो मैं तो ये पाता हूँ कि जो प्राणमय कोष का ये जो प्राणायाम बंध और मुद्रा है, इसमें श्रद्धा, प्रज्ञा, निष्ठा का समावेश किया जाए और स्वाध्याय और सत्संग को गति दे दी जाए, ईश्वर प्राविधान को गति दे दी जाए, तो ये सुप्रीम लक्ष्य तक पहुंचाने में कारगर है। बस वहां पे उस अभ्यास का नाम अलग हो जाता है। बस इतना ही। इसके अलावा मैं अंत में फिर ये कहना चाहूंगा कि जो भी जिससे सबकी साझुता बनी वही ईश्वर है, और जिससे नहीं बनी हो वो उसको मेरा मान लिया जाए, उसको मेरी त्रुटि मान ली जाए। और हर एक जीव जो है वो मुझे शिव तत्व, हनुमान तत्व में मेरी बहुत निष्ठा है। तो एक मुझे उनकी मतलब मुझे अपनी सघनता जो आसक्ति थी उसको नष्ट करने में मुझे एक मंत्र बहुत मैं हमेशा मतलब कहिए उसको अपने, वो मेरे सीने में खुद के गुदिए, जिसमें हनुमान जी से उनकी इच्छा पूछी जाती है तो वो कहते हैं कि देह दृष्टा तुझसो अहम्, जीव दृष्टा तो तम सखा। कि अगर देह दृष्टि से देखा जाए तो मैं तो तुम्हारा दास हूँ, दास की इच्छा कैसे? और जीव से दृष्टि में सखा हूँ तो फिर तुम्हें में अंतर ही नहीं है तो मेरी इच्छा कैसे? तो हर हाल मस्त रहने की कला जो है वो भी आपके प्राण के क्षरण को रोक सकती है और सत प्रयोजन में लगा सकती है। प्रज्ञोपनिषद प्रज्ञोपनिषद और कठोपनिषद, ये दो उपनिषद से मेरी सहायता बहुत अच्छी बन पाती है। उसमें आस्तिकता का एक लिखते हैं कि चाहे हमारे साथ कुछ भी घटित, कुछ भी, क्योंकि जो है ईश्वर तो कुछ करता है। जो कुछ हो रहा है वो जब मेरा है, अपना ही है, अपना ही बोया है, अपना ही काटेंगे, तो फिर दुख किस बात? कहते हैं आस्तिकता वही है कि जो हर परिस्थिति, हर किसी भी हाल में अपनी श्रद्धा और विश्वास को न, वो वही आस्तिक कही जा सकती। और जो कठोपनिषद का वो है कि इंद्रिय से मन श्रेष्ठ है, मन से बुद्धि श्रेष्ठ है और बुद्धि से वो महत्व तत्व श्रेष्ठ है। ये वाला जो है ये हमें एक दिशा देता है कैसे हमें धीरे धीरे इंद्रिय संयम, इंद्रियों का निग्रह करके फिर मन, इंद्रियों को मन और फिर मन को बुद्धि के नियंत्रण में, फिर बुद्धि को उस महत्व तक और अंत में जाके। तो इससे मुझे एक वो कंसेप्ट मिला कि कैसे अपनी यात्रा को बढ़ानी। और आत्म समीक्षा बहुत जरूरी है। सुबह जो आत्मबोध और तत्वबोध का है, डेली अपना प्रक्षालन बहुत जरूरी है। ये सब सहयोगी कहाँ है? हर एक पक्ष की अपनी मजबूती है, कुछ भी वो नहीं है। हर एक पक्ष है, क्रिया पक्ष का अपना महत्व है, भाव पक्ष का अपना महत्व है और दोनों का समागम, दोनों के योग तो क्रिया योग। इन्हीं शब्दों के साथ जो है मैं अपने अनुभवों को विराम देना चाहूंगा। जहां जो त्रुटि हुई है उसके क्षमा प्रार्थी। अब आगे आदरणीय बाबूजी हैं और अगर कुछ व्यक्तिगत रूप से मुझसे प्रश्न करना है वो भी किए जा सकते। प्रणाम बाबूजी। प्रणाम भैया। जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। आपने अपने अनुभव से हम सभी को लाभान्वित किया। तो आज का जो विषय जो था प्राणायाम, बंध और मुद्रा, तो प्राणायाम में किस प्रकार आपने अपने जीवन में प्राणाकर्षण प्राणायाम का उपयोग किया और जो बंध में महाबंध का आपने उपयोग किया और जो मुद्राओं में आपने अश्वनी मुद्रा और विपरीत करनी मुद्रा का जिस प्रकार आपने अपने जीवन में उपयोग करके इतनी बड़ी समस्या से आप बाहर आए, तो निश्चय ही ये हम सभी के लिए
प्रेरणा स्रोत है। तो आपके अनुभवजन्य ज्ञान के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद भैया। अब मैं हाँ, आदरणीय बाबूजी से निवेदन करूँगा कि वो अपने आशीर्वचन हम सभी को प्रदान करें। जी। धन्यवाद विष्णु जी, नितिन जी, सभी पार्टिसिपेंट्स को बहुत बहुत आभार। और देखिए विष्णु आनंद जी को कितना फायदा हुआ इसका रेगुलर एक्सरसाइज करने से। ये पुणे में मिले हमसे पहली बार, उसमें काफी डैमेज अवस्था में इनके भीतर के पार्ट्स खुले और सही जानकारी, सही प्रेरणा, सही बूस्टअप मिला। हमारे अपने भी लाइफ स्टाइल से हमने देखा कि कितने मल्टीपल फ्रैक्चर में से गुजरते हुए आदमी बिल्कुल फिट हो सकता है। तो इसमें प्राणिक एनर्जी की ही बड़ी भूमिका है। प्राणायाम बंद मुद्रा, जितना फिजिकल फिटनेस में जो एनर्जी चाहिए पूरे होल बॉडी के पांचों का, उसमें सब में प्राण एनर्जी की भूमिका है। केवल भजन, भक्ति भाव, ध्यान, मेडिटेशन वो पूरा लाभ नहीं दे पाएगा। वन पोल केवल सहस्रार चक्र को ही वो एक्टिवेट करता है, लेकिन इधर जो मूलाधार वाला एनर्जी है उसको जगाने के लिए हठ योग की जरूरत पड़ती है। हठ योग का मतलब होता है आसन, प्राणायाम, बंद और मुद्रा। ये हठ योग के श्रेणी में आता है, यानी कि वो अनबैलेंस को बैलेंस करता है। हठ यानी जिद नहीं, जबरदस्ती को हठ नहीं कहा गया है योग में, बैलेंस को हठ कहते हैं। हम लोग हिंदी वाला डिक्शनरी उसमें थोप देते हैं, गबड़ा जाता है। बड़ा हठी है, तो ये हठी अलग चीज है। बड़ा हठी है योग में कह दिया जाए, यानी कि भगवान शिव जी है। तो वहां पर चंद्र और सूर्य नाड़ी को बैलेंस से मतलब है, तो बैलेंसिंग लाइफ हठ योग कहलाता है। तो अनबैलेंस है तो देखते हैं तराजू तौलने वाला एक साइड में बट कम है, बटखरा रख दिया, फिर इधर किया, बैलेंस करते करते इक्विलिब्रियम ले आता है। तो हमारा जितना आत्मिक पक्ष मजबूत हो, उतना शारीरिक पक्ष भी मजबूत होना चाहिए। तो ठीक है, धन्यवाद। कोई प्रश्नोत्तरी है तो हम लोग प्रवेश करें सीधे। किसी भी तरह का पांचों कोषों से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न कर सकते हैं। जी बाबूजी, एक प्रश्न हमारा है, वैसे सामान्य सा प्रश्न है कि जैसे कि हम जैसे पांचों क्वेश्चनों की साधना करते हैं तो जो ऊर्जा जो हमें ऊर्ध्वगामी बनाती है, तो पर जो उसका जो लीकेज जो होता है, जो क्षरण जो होता है वो जो है भोजन के माध्यम से जो है वो भी बहुत कुछ उस पर डिपेंड करता है। तो थोड़ा सा भोजन के विषय में थोड़ा ये बताइए कि हम अपने बारे में जो है ये जांच कैसे करें कि हमारे लिए जो है कौन सा भोजन अनुकूल है, और जो ऊर्जा जो ऊर्ध्वगमन के लिए यूज हो रही है वो जो है भोजन के खान पान से जो है इसका अधिक क्षरण न हो इसका। तो इसको थोड़ा सा सामान्य भाषा में बताइए। देखिए नितिन जी, इसमें भोजन तो मोटा मोटी भोजन के बारे में है कि वो इस बाजार में जो भी मिल रहा है वो सब अपने लिए नहीं बिक रहा है। तो ये कैसे पता चलेगा कि ये साग सब्जी हमको फायदा करेगा नहीं करेगा? सूरन भी बिक रहा है, उसमें मुनगा बिकता है, पालक, गोभी, बैगन, मिर्च और जो और भी नए नए सीजनल सब्जियां आती हैं, कद्दू वगैरह इस सब का। तो इसको हम बारी बारी से खा करके देखें, मिक्सचर सब्जी नहीं, बारी बारी से खाएं दिन में, तो ये पता चल जाता है कि पेट के लिए कौन भारी नहीं था, पेट के लिए सॉफ्ट रहे, जल्दी पच जाए और एनर्जी दे दे, तो समझिए कि अपने शरीर में वो सेट कर रहा है। देर से पचने वाला भोजन योग में अच्छा नहीं माना जाता। जल्दी पचे, एनर्जेटिक हो और लिक्विड फॉर्म में हो, यानी जली अधिक होना चाहिए, क्योंकि बॉडी को सॉफ्ट करना है। बॉडी हार्ड रहेगा तो हम वीरासन भी नहीं कर सकते, हम लोग शीर्षासन में भी प्रॉब्लम आएगा।
सर्वांगासन भी करेंगे तो कहीं ना कहीं स्पॉन्डिलाइटिस हो जाएगा। मयूरासन करना है तो 1 महीना हमें साग सब्जी पर रहना होता है, तो साइड इफेक्ट नहीं। तो बॉडी को लचीला, जो लचीला शरीर है, समझिए कि उसकी उम्र लंबी होगी। कड़क शरीर जल्दी मरता है, जल्दी रोगी होता है। स्ट्रांगनेस वो नहीं चाहिए, सॉफ्ट चाहिए, मुलायम हो। और जैसे कुश का पौधा, अंधड़ तूफान क्या उखाड़ेगा, तूफान आया नीचे झुक गया फिर खड़ा हो गया। अब बड़े बड़े अखड़ पेड़ हैं, उखड़ करके जड़ से निकल कर फेंका जाता। तो हार्डनेस से आयु को कम करेगा। सॉफ्टनेस, अपने ईगो में भी हार्डनेस ना हो, सॉफ्ट होना चाहिए। ईगो रहे लेकिन आत्मा से ईगो जुड़ा रहे तो ईश्वर को पा लेगा। हमारा ईगो बॉडी से जुड़ा रहता है, संसार के पदार्थ मैटर से जुड़ा रहता है, तो हम फेल कर जाते हैं। तो ये रहा करता है कि आत्मिकी पक्ष है, उसमें रहता है। इसमें तो जो भोजन शरीर मन आत्मा को मजबूती दे, वो सारे भोजन खाया जाए। कोई जरूर नहीं कि जो हमको फायदा किया आपको भी फायदा करेगा। जो कोल्ड ब्लडेड होंगे उनको केला, दही, बैगन वगैरह सेट नहीं करेगा जल्दी। हॉट ब्लडेड वालों को खूब फायदा करेगा। और गर्मी के सीजन में दोनों को फायदा कर सकता है कि गर्मी का सीजन है, अभी अभी दही छाछ सेट कर जाएगा और चावल सेट कर जाएगा, घी से खूब बढ़िया से सेट करेगा। यही जाड़ा के सीजन में सेट नहीं करेगा। तो हमें सीजनल इसलिए देखना चाहिए कि सीजनल हो, और अपने बॉडी का नेचर देखें पहले, ठीक है। दूसरी जी बात, खाना में ये ध्यान दीजिए कि ओवर डाइट कभी ना लिया जाए। उतना ही खाएं जितना पचा सकते हैं, नहीं तो गैस बांधेगा भीतर। बाइक चलाने वाले कितने, जिसमें कि टूटी ऑयल डाला जाता है मोबिल, तो वो धुआं दे रहा है। धुआं देने का मतलब है कि पूरा कंबर्सन नहीं हो रहा है, उसका आवश्यकता से अधिक तेल दे रहा है। तो ये हमें देखना चाहिए कि गैस गैस फॉर्मेशन ना हो। इतना ना खा लिया कि पेट फूल गया है और पच नहीं रहा है जल्दी। तो थोड़ा थोड़ा ऐसा खाया जाए कि थोड़ी सी भूख बनी रहे। अब यह है कि 5 किलो को खाएं कि 200 ग्राम खाएं। राममूर्ति पहलवान तो 40 लीटर दूध पीते थे, समझिए। और गाय का दूध देसी, और एकदम बुलंद रहते थे, प्राणायाम खूब करते थे, अंकुरित अनाज भी लेते थे, फ्रूट्स वगैरह अधिक लेते थे। और पूरे विश्व के पहलवानी में भारत का नाम न जाने कितने वर्षों तक चमकाए रखे। तो ये देखा जाता है कि हमें ओवर डाइट घाटा करेगा। 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार भले खा लें, लेकिन पच जाए पहला तब अगला खाएं। पेट खाली हो गया है और चल पड़ा उधर स्मॉल इंटेस्टाइन एरिया में जा रहा है पाचन, तो पेट तो खाली हो गया। उसमें हम चाहे तो अच्छा जो भी खाएं इतना चबा लिया जाए कि लिक्विड बन जाए, तो पेट पर अधिक लोड नहीं पड़ता। उसको ग्राइंडिंग करने में ढेर मशक्कत की जरूरत नहीं पड़ती। और खास करके जो कार्बोहाइड्रेट है वो लार से ही पचता है। वो जब भी पचेगा तो अल्कलाइन मीडियम में पचता है। तो कार्बोहाइड्रेट यदि मुंह में नहीं पचा है तो फिर जाकर के सीधे आंतों में जाएगा। पेट में तो सिर्फ प्रोटीन का पाचन होता है, उसकी ब्रेकेज होंगे। तो अपने ऊपर रोटी चावल है तो वो मेनली उसमें कार्बोहाइड्रेट है। तो जितना अधिक मुंह में चबाएंगे तो ग्लूकोज फॉर्म हो जाएगा, मीठा लगने लगेगा। तो ये सब थोड़ी सी साइंस की जानकारी होनी चाहिए, और यही नॉलेज कहलाता है। पढ़ाई लिखाई वाला अलग बात है नौकरी के लिए, लेकिन अपने बॉडी सिस्टम को जो हेल्दी नहीं रख पा रहा है तो वो अब क्या कहा जाए, कर्महीन नर पावत में। तो अगला है सीजनल चीज लिया जाए और परिश्रम की कमाई खाया जाए। परिश्रम कमाई मैंने मेहनत किया जाए, जो अपनी ड्यूटी है। विद्यार्थी खूब पढ़े मन लगा के तो गार्जियन को खिलाते भी मन लगता है कि और खा ले और खा ले, बॉर्नविटा खा ले, ये लाया है वो लाया है। देखो पढ़ता नहीं है, केवल ये जहाँ तहाँ रहे, अपने ड्यूटी फुल नहीं हुआ तो कौन इसको तो खिलाना बेकार है। तो जिनकी जो ड्यूटी है बस ये है। जी और जी सीजनल चीज खाया जाए प्रसन्न मन से, ठीक है। जी धन्यवाद। जी जी बाबूजी, जैसे कि ना भोजन करने के पश्चात, जैसे आपने बताया कि भूख लगने पर ही वो भोजन किया जाए, पर जब खाली पेट हो जाए तब भोजन किया जाए। पर जब खाली पेट भी होगा तो उसके बाद भी जो है कुछ गैप जो है दिया जा सकता है ना, क्योंकि जैसे हल्का भोजन किए तो वो तो जल्दी डाइजेस्ट हो गया, तो फिर से जो है वो शरीर डिमांड करेगा, परंतु उस समय शरीर जो है, ऊर्जा तो है भी शरीर के अंदर, पर वो पेट खाली है उस समय। तो उस समय तो कुछ गैप तो फिर भी हमें देना चाहिए ना, फिर भी हमें। हाँ तो उसमें पानी दीजिए। हम्म
जी पानी में प्राण है, विशिवा नामक विद्युत शक्ति। आप पानी का काम भोजन नहीं कर सकता, न दूध करेगा। पानी शरीर में 80% है, तो पानी की कमी से भी रोग होने लगता है शरीर में। यूरिन में होने लगेगा, आपको पीला होने लगेगा, ढेर गाढ़ा हो जाएगा, फिर लिक्विड दिक्कत आएगी, फिर जलन होगा, फिर एसिडिटी फॉर्मेशन शरीर में होने लगेगा, वही निकालते रहता है। या फिर जाकर के लिक्विड फॉर्म में जूस ले लिए, अभी सीजन है तो लिया जा सकता है। गन्ने का जूस खूब फायदा करेगा। अभी तरबूज है, खरबूज है, ककड़ी है, खीरा है, खूब खाया जाए जितना पचा सकते हैं। जी 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 बाबूजी, ठीक है बाबूजी, काफी कुछ क्लियर हो गया, धन्यवाद बाबूजी। अब ये विपुल जी का हैंड रेज है। जी भैया, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। गुरुजी चरण स्पर्श। हाँ जी, प्रणाम। कहा जाए गुरुजी, ये नाड़ी शोधन स्टार्ट किया था गुरुजी, ये करते करते मतलब 2 महीने हो गया है गुरुजी। तो अब कैसे जानेंगे कि हम अगले प्राणायाम के लिए तैयार हुए हैं कि नहीं तैयार हुए हैं, अगली चीजों को करने के लिए, कि साथ ही स्टार्ट कर सकते हैं गुरुजी? हाँ, इसको ऐसा किया जाए कि साथ ही में किया जाए। जैसे 3 राउंड किए नाड़ी शोधन, तो उसके बाद प्राणाकर्षण करें। प्राणाकर्षण ही असली प्राणिक हीलिंग है। सारे प्राणायामों का राजा है प्राणाकर्षण। प्राण को आकर्षित किया जाए, यानी खींचा जाए, शरीर में भरा जाए, उसको पचाया जाए, शरीर में घोला जाए, और शरीर के वेस्ट प्रोडक्ट को ब्रीद आउट से बाहर निकाला जाए। ये ही चमकाएगा शरीर को। बोथ नॉस्ट्रिल से लिया जाता है, दोनों नाक से खींचे जाएं, रोका जाए गहरा, और छोड़ा भी जाए पूरा गहरा। अब फिर कुछ देर तक खाली पेट रहें, और महाबंद हो सकता है तो लगावें। 10 राउंड कर लिए तो दिन भर के लिए एकदम फर्स्ट क्लास चार्ज रहेंगे। दिन भर ये निरोग रखेगा। अच्छा गुरुजी, अगर कोई आध्यात्मिक उन्नति के लिए और करना हो तो मतलब ज्यादा भी कर सकते हैं इसको? मतलब जब आप फ्री बैठे हो ऑफिस में काम करते वक्त, तो क्योंकि गुरुजी क्या है, मेरे साथ प्रॉब्लम है, संकल्प शक्ति कभी कभी क्षीण हो जाती है। जैसे मैं मतलब मैं एक मंत्र तो लेके चला हूँ कि जैसे आत्मोन्नति आत्मोत्कर्ष करना है, लेकिन गुरुजी कभी कभी क्या है कि कभी कभी उस भाव में रहते हैं, लेकिन कभी परिस्थितियां ऐसे चेंज हो जाती हैं ऑफिस में, तो मतलब भूल जाता है वो, मतलब बहाव, मतलब परिस्थितियां बहा के लिए चली जाती हैं और चेतना उस तरफ इन्वॉल्व नहीं रहती है। फिर अच्छा नहीं लगता गुरुजी, फिर अंतर से वो फिर बहुत उचाट सा फील होता है, फिर उसको करने में लग जाते हैं। तो उसका गुरुजी बता दीजिए थोड़ा सा, क्योंकि ये गुरुजी तो हम बोलेंगे कि जैसे हमने बोले हमें एक प्रॉब्लम थी पाइल्स की, मुझे तो 10 दिन भी नहीं लगा प्राणाकर्षण से सही होने में, और मेरे घर हेरिडिटिक था, मम्मी पापा सबको था, मुझे आज के बाद 1 साल से कोई प्रॉब्लम हुई ही नहीं, मतलब कुछ ही दिनों में सही हो गया। परंतु गुरुजी ये जो है, जो संकल्प बल जो बढ़ाना है गुरुजी, जैसे आप बोलते हैं कि प्राणाकर्षण भी तभी कार्य करेगा जब संकल्प बल बहुत अच्छा हो जाए, तो गुरुजी क्या ऐसा ही भावना करें कि संकल्प बल खींच रहे हैं तो खिंचा जाएगा क्या गुरुजी? वो उससे कुछ खिंचाएगा। अब अपना विल पावर कमजोर है तो ईश्वर के विल पावर को खींचे। वो तो ब्लड देने के लिए तैयार रहते हैं, हम ही लोग नहीं लेते। आता है ना ठठेरा बेचने वाला, बदलो टूटल फूटल लोटा बाल्टी बटलो ही, फ्री में। ईश्वर फ्री में देना चाहते हैं, हम लोग नहीं लेते। तो विल पावर ऐसा होना चाहिए कि ईश्वर के हम बेटे हैं तो ईश्वर की बाप की तरह डीएनए अपने भीतर, उनके संस्मरण मात्र से सृष्टि उत्पन्न होने लगती है, वो भी एक विल पावर है। हम लोग प्राणायाम खींचते हैं, खींचे हैं, फायदा और पता नहीं फायदा हो रहा है कि ना हो रहा है, तो आधा तो मर गए ऐसे सोच कर। खींचा हुआ हो गया, करके दिखाएंगे, कर डालिए बस। तो जितना ही उसको प्रैक्टिकल लाइफ में थोड़ा उतारिए। और ऑफिशियल वर्क आपका जॉब है, खास करके जिनको पब्लिक कंसर्निंग जॉब है, तो उनको टेंशन से जूझते रहना। जितना खोपड़ी आएगा मिलने, सब अलग अलग ब्रह्मांड वाले खोपड़ी आते हैं, उनसे जूझना। ऑफिस स्टाफ, सबऑर्डिनेट, सीनियर, बैच सब मिला करके एक लगता है कि ये साउंड का और ये सब का एक बम्बार्डिंग झटके लगते रहते हैं, तो थकावट जल्दी आएगी। तो बीच बीच में जिनको कुर्सी पर अधिक बैठने वाला काम है, उनको लंबर रीजन का प्रॉब्लम हो सकता है, या सर्वाइकल का, कंप्यूटर पर गर्दन झुका कर काम कर रहे हैं तो इधर कैल्सिफिकेशन हो शुरू हो जाता है। बीच बीच में इजी चेयर पर पीछे भी लुढ़क जाना चाहिए थोड़ा,
और जहाँ लगे कि हम थोड़ा सा एनर्जी कम हो गया है तो प्राणाकर्षण प्राणायाम 3 राउंड कर लीजिए बस। 10 बार केवल डीप ब्रीदिंग किया और अपने आप को हाईली चार्ज करके, और उस समय अपने सोहम भाव से करें, मैं शरीर नहीं आत्मा, और आत्मा कभी थकती नहीं, वो तो पूरे ब्रह्मांड को एनर्जी देता है, वो अपने जितना चाहे एनर्जी निकाल लेगी। अपने मूल स्वभाव को सूर्य की तरह चमकते हुए देखिए, शरीर के भीतर में नीला आकाश को फील कर दे, तो फिर चार्ज हो जाएंगे। 1 मिनट 2 मिनट में ही इतना ही चार्ज हो जाएंगे। तो ये सब भी जानना चाहिए, ट्रिक की कब कहाँ कैसे हो आप। ये अभ्यास पक जाएगा आत्मानुभूति का, तो पलक झपकते चार्ज हो जाएंगे, कभी डिस्चार्ज ही नहीं होंगे आप। दिन भर घर से खा कर गए टनटनाते, तो उधर से मुंह लटकाए मत, ऑफिस से लौटिए कि निचोड़ा हुआ नींबू आ रहा, और चार्ज होके आइए चहकते हुए, लगे कि गया था कहीं योगा करने गया था, तो पूरा ऑफिस अपना योगा है, ड्यूटी ही योगा है, बस एंजॉय लीजिए ड्यूटी का। जी धन्यवाद। जी गुरुजी, बस। नहीं था जी, हम अपने सचिवालय पूरे एकदम शुरू से 9 बजे से लेकर के शाम को लगातार नॉन स्टॉप काम करते थे, कभी थकावट नहीं आती। जी अगला प्रश्न। जी प्रणाम बाबूजी। जी प्रणाम। हाँ बाबूजी, मैं ये कह रहा था कि हम लोग आदित्य जी बोल रहे हैं ना, आप कहाँ से बोल रहे हैं? ताइवान मैं से? ताइवान। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, कहा जाए आदित्य जी? मैं कह रहा हूँ कि हम लोग कुंडली जागरण की बात करते हैं, हम हमेशा उसके एक पॉजिटिव भी एस्पेक्ट देखते हैं, तो क्या उसका कोई नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं है क्या? मतलब जैसे हर चीज के 2 पहलू होते हैं, तो हमेशा हमने उसके पॉजिटिव पहलू को ही देखा है, पर क्या उसका कोई नेगेटिव साइड भी है? हाँ, यदि उसका पूरा गुरीज न किया जाए, नेगेटिव साइड ये हो सकता है कि उसको निगेशन को पॉजिटिव बनाने में भी इस्तेमाल होना चाहिए। यदि मान ली कि हम नहा रहे हैं, पूजा पाठ करते हैं और फ्रेश माइंड है, सत्वगुणी है, खान पान भी सब सात्विक, ये तो ठीक हुआ, पॉजिटिव पक्ष हुआ। लेकिन ये पॉजिटिव पक्ष कभी नेगेशन भी दे देगा कि जो मांस मदिरा पीता है उससे घृणा होने लगेगी, तो ये तो और खराब है। इससे बढ़िया था कि आप खाते रहते, कम से कम घृणा तो नहीं खरीदे, और भीतर टॉक्सिन भर लिया घृणा का, उनसे घृणा करने लगा। जो 2-4-10 दिन नहा का लिया, योगा करने लगा, फिर जो नहीं नहाता उससे भीतर ही भीतर घृणा करने लगा, तो ये साइड इफेक्ट हो जाता है। इससे बचाव करनी चाहिए अपने आप को कि कहीं ऐसा नहीं कि गांठ बन रहा है वो। तो योगा किया, किसी दिन योगा ना किया तो भी उतना ही फ्रेश रहा। मान लीजिए रोज शीर्षासन करने की आदत है और ट्रेन में चल रहा है, अब वहां शीर्षासन करेंगे तो कार्टून जैसा लगेगा, तो वहां पर आप ये करें कि उसके बदले में उसका ऑप्शनल ऐसा कर लीजिए, जैसे कि कुंभक देर से कर लेंगे तो शीर्षासन का लाभ मिल जाएगा। जैसे ही कुंभक करते हैं हिट होता है और ब्लड ब्रेन की तरफ चढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये हमें जानना चाहिए कि सूर्य भेदन प्राणायाम कर लिया, लाभ मिल गया, बैठे बैठे किसी को पता भी नहीं चला। तो ये सब ऑप्शनल जानना चाहिए, और ऑर्थोडॉक्स नहीं बने किसी भी चीज का। वेरिएशन अल्टरेशन जरूरी होता है। सीजन देखते हैं भगवान जी बदल देता है, जाड़ा गर्मी बरसात, केवल गर्मी गर्मी रखने लगता है 45 डिग्री टेम्परेचर, और साल भर तो आदमी उबल करके मर जाएगा, वाइल्ड हो जाएगा। केवल ठंडा ठंडा रहे तो सिकुड़ करके मर जाएगा। देख रहे हैं ना कितना तेजी से एक साइक्लिक वे में चलता है, एक वेव है। तो अपना भी आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ा, बैकअप हुआ, बढ़े, ये तरीका से बहुत जल्दी आगे पाएंगे, सॉफ्टनेस रहेगा। जी ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है बाबूजी, धन्यवाद। जी धन्यवाद। जी बाबूजी, चैट बॉक्स में 3 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न आशीष कुमार गुप्ता जी का है। ये पूछते हैं कि गृहस्थ जीवन में साक्षी भाव कितना आवश्यक है, इसका विकास कैसे किया जाए? देखिए, साक्षी भाव गृहस्थ आश्रम का हर जगह जरूरी है। साक्षी भाव का मतलब कि अपने आत्मस्थिति में रहना। आत्मस्थिति, क्योंकि आत्मा का स्वभाव ही है वो अकर्तु है, यानी वो करता नहीं है कभी भी, इसलिए वो पाप पुण्य से लिप्त नहीं होता। ईश्वर अकर्तु, करने वाली प्रकृति होती है, मन बुद्धि चित्त अहंकार ये सब करता है, तो वो उसकी इच्छा हुई ये लोग करने लगे बस। तो जो किया उस पर प्रतिक्रिया होता है, मैटर पर प्रतिक्रिया होगी, शरीर नष्ट होगा, कर्म फल सब शरीर भोगेगा।
आत्मा को इससे कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल वो फर्स्ट क्लास का हमेशा स्थिति में रहता है। तो अपने को उस स्थिति बनाए रखेंगे तो कूल और आनंदमय स्थिति में रहेंगे। उस हालत में हमारे हर काम बढ़िया होंगे। अच्छा, कोई सामने वाला बोल रहा है तो उनको साक्षी भाव से देखेंगे कि क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, तो उसके विचार, भाव और उसके मोटो उद्देश्य समझ में आएंगे, उसकी भावनाएं। ये साक्षी भाव से फायदा होता है। अब ये पूरी बात सुने नहीं या फिर टपक पड़े तो भी कहेगा तो सुनता ही नहीं है, कि हमारी बात ही नहीं सुन रहा है। बच्चे भी हैं तो बच्चों को भी बात सुननी चाहिए गार्जियन को, खाली गार्जियन ही सुनाते क्यों रहे बच्चों को। तो ये साक्षी भाव बहुत जरूरी होता है बस। तो उसमें हमें देखना पड़ता है, क्योंकि उद्वी सब है ना वो लोग जिनसे हमको पाला पड़ना, उनको केवल सुन लेंगे तो खुश है। कवियों को खाली सुन लीजिए, खूब अपना पीठ हो, सुन लिया गया कम से कम हमारे। तो साक्षी भाव वाला ही सुन सकता है। और मान लीजिए कि कोई ऐसा आए बाएं बकने वाला व्यक्ति आ गया, जहाँ की काम की बात 1 मिनट करेगा, कुछ आदमी ऐसे भी आ जाएंगे कि 4 मिनट फालतू बोलेंगे। तो उस हालत में इधर भी थोड़ा ध्यान दे लिया काम वाली चीज पर, बाकी अपने काम भी करते रहे। हाँ, आपने कुछ कहा और वही परेशान हो जाएगा। तो ये सब बहुत अच्छा काम आता है कि सामने वाले के स्तर पता चल जाता है, थोड़ा सा भी साक्षी भाव रहेंगे तो। 5 मिनट भी कोई व्यक्ति बात करे तुमको, तुम आर पार 5 कोषों की स्थिति पता चल जाएगी कि इसका कौन सा कोष कितना डेवलप्ड है और कितना हमें काम करना है इस पर। घृणा भाव मत या हेय भाव नहीं आना चाहिए। किसी कैरेक्टर खराब है तो कैरेक्टर खराब है तो हम घृणा क्यों करें। हमारा कैरेक्टर अच्छा है तो हमारी ड्यूटी में बढ़ गई जी, कि उसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाना। तो और पीड़ा होनी चाहिए, काइंडनेस बढ़ना चाहिए, दया। इस धरती पर हमारे रहते हुए एक व्यक्ति कैसे होगा, तो हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते तो ईश्वर से प्रेयर तो कर सकते हैं। तो अपना काइंड हार्टेड बना रहता है साक्षी भाव में। जी 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 बाबू जी, अगला प्रश्न वीरेंद्र प्रसाद यादव जी का है। भैया पूछते हैं कि शब्द की उत्पत्ति क्या नाद से होती है, तो दोनों में क्या अंतर है? देखिए, हाँ, शब्द से उत्पत्ति, आचार्य जी को प्रणाम। शब्द से उत्पत्ति ही नाद की होती है। पहले म्यूजिक बजता है, जिससे कि तो आकाश में जो आ रहा है चीजें, तो वेव्स हैं, तरंगे हैं, तो तरंगों के रूप में रह रहा भी नाद है। लेकिन डिस्क रिकॉर्डर से क्रिस्टल है, उस ध्वनि में आएगा, तो वो स्थूल रूप होता है शब्द। बैखरी स्थूल कहलाता है। इच्छा नाद के रूप में उठी, फिर जाकर पश्यंती विचार के रूप में आया, फिर जाकर के वो चेहरे के थोड़ा सा स्माइलिंग फेस हुआ या कुछ क्रोधित एंगल। इसका मतलब है कि थोड़ा थोड़ा खिल रहा है कमल, अब क्या बोलने जा रहा है, तो ये स्थूल रूप होता है। तो नाद ब्रह्म भी हो और शब्द भी ब्रह्म है, क्योंकि जब ईश्वर सर्वव्यापी है तो हर शब्द में ब्रह्म को हम ढूंढ सकते हैं। उसका क्या पॉजिटिव अर्थ हो सकता है, क्या उसे हम बचाव का काम ले सकते हैं, इतने दूर तक इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। तो शब्द अच्छा, इसका उदाहरण ऐसे देखिए, म्यूजिक बजता है, खाली केवल म्यूजिक बजाइए, जिसे बिस्मिल्लाह खां का चल रहा है, अपना चल रहा है, या सरोद वादन करने वाले सरोद बजा रहे हैं, तो वो सिर्फ आवाज निकाल रहेगा, आवाज का लहर रहता है उसमें, ये नाद योग है। और ये भी अनहद नाद इच्छाओं को कहा जाता है, जो सुनाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन इच्छाएं आकर के इधर आ गई। एक नाद होता है जो बांसुरी वादन, ये भी नाद है, तबला वादन ये भी नाद है, वो कोई गाना नहीं गाएगा। और संगीत कोई निकाल कर आवाज गाने लगे तो ये बैखरी हो गया, ये उससे अधिक प्रभावित होता है, लेकिन वन वे होता है ये वाला। फर्स्ट गियर में फायदा तो है कि लोड उठाएगा, लेकिन तेल अधिक खाएगा, घाटा भी है, और स्पीड नहीं लेगा अधिक। तो हर एक के अपने फायदे अलग काम होते हैं। यदि शब्द ब्रह्म अधिक शक्तिशाली रहता तो फिर मौन क्यों? इसका मतलब होता है कि हाई फ्रीक्वेंसी मौन में चलता है और शब्द ब्रह्म कम दूरी तक काम करता है। भाई साहब सुनिए, किसी को बुलाना है तो शब्द ब्रह्म फेंका तो वहीं तक न सुनेगा जहां तक आवाज गई। 100 किलोमीटर दूर व्यक्ति को कितना चिल्लाते रहिए, भाई साहब सुनिएगा, गला फाड़ लेंगे तो भी नहीं सुनेगा वो। इसका मतलब इसका रेंज कम है। और मन ही मन किसी को, अपने मित्र को याद किया जाए और डिजिटल उसका तस्वीर पकड़ करके और इमोशनली याद करेंगे तो उसके प्राणिक फीलिंग हो जाएगा, पृथ्वी की किसी कोने पर है तो।
तो हर एक के अपने फायदे अपने लाभ हैं। तो जहाँ जरूरत पड़ती है शब्द ब्रह्म का वहाँ उपयोग किए जाए। मंत्रोच्चारण यज्ञशाला में शब्द ब्रह्म का काम कर रहा है, और मानसिक जब संध्या बंदन में कर रहे हैं तो वहां पर अपना चल रहा है वो नाद ब्रह्म अनहद नाद भी हो जाता है भाव पक्ष में जाकर। तो लगता है कुछ क्लियर हो रहा होगा आचार्य जी को। जी जी बाबूजी, ये बाबूजी इससे संबंधित एक प्रश्न ये है कि जैसे कि जो स्थूल तत्व और जो सूक्ष्म है ये सभी की उत्पत्ति जो है ओम से ही हुई है। तो अगर हम पंच महाभूतों में देखते हैं, पंच महाभूतों में जल तत्व है और अग्नि तत्व है और वायु तत्व है। तो इन सभी में जो ओम जो विद्यमान जो है उन सब में अंतर क्या है आपस में? वो डेंसिटी का अंतर रहता है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, यही सिर्फ अंतर रहता है। यही गाढ़ापन, कोई गाढ़ा हो गया हाई डेंसिटी, मान लेंगे गाढ़ा हो गया, कोई है कि पतला है कम डेंस है, लेकिन ताकत कम नहीं है। रबड़ है खूब मोटा सा लेकिन लप जाएगा, और वही रड है पतला सा लपेगा नहीं। देख रहे हैं ना उसका, उसमें डिफॉर्मिटी जल्दी नहीं आ रही, यानी उसका इलास्टिसिटी अधिक है, इसका प्लास्टिसिटी अधिक है। तो इलास्टिसिटी अधिक होता है, उसमें टिकाऊ अधिक होने लगता है, वो दूर तक काम करेगा, उसका रेंज बहुत बढ़ जाता है। बुलेट तो बहुत छोटा सा ही होता है, दूर तक जाकर के बिल्कुल उखाड़ पखाड़ कर देगा, और ढेला से मारा जाए तो खाली माथा भर फूटेगा, इतना भारी है ये रहा। तो डेंस में आने पर होता है क्या कि उसकी एनर्जिया भी बढ़ते जाती, चिपकाव। तो प्रेम को ये कहता है गाढ़ा रहेगा तो केवल शरीर भाव से और स्वार्थ भाव से करेगा, और प्रेम यदि सूक्ष्म होते जाएगा तो उसके विचार, इमोशन, भावनाएं बहुत दूर तक उसको आत्मा तक छू लेगा। ये तो वो हुआ करता है डेंस में। तो विचार है बहुत ही सूक्ष्म हो गया, भाव और सूक्ष्म है। देखिए कारण कह दिया जाता है इसलिए उसको, उसके बाद वाला दिखता ही नहीं बस। तो उसको कारण मान लेते हैं कि यहीं से, जहां से आदमी थोड़ा अनुभव करना शुरू कर दे, भावनाओं का आदमी फील कर लेता है, बस अनुभव कर लेता है। तो अनुभव गम्य है, लेकिन वो व्यक्त नहीं कर सकते उसको रीड नहीं कर सकते। मशीनों से भावनाओं की किलो भावना खरीद ले, कहाँ जाकर दुकान पर कहाँ खरीदेगा। तो ये बात रहा। लेकिन विचार है तो विचारों को अब रीड कर रहा है मशीन, देखते हैं ना, मशीन से लगा करके ब्रेन से जब ईईजी का जो ग्राफ निकालता है लोग, डॉक्टर तो उसमें ब्रेन में लगा करके उसके ग्राफ लेने लगता है। अब देखिए पकड़ में आने लगा धीरे धीरे, भावनाओं को नहीं पकड़ पा रहा। भावनाएं कारण थी, अब इसको सूक्ष्म कह दिया, पकड़ में आ गया तरंग है, लेकिन वो शब्द नहीं बोल रहा कि क्या सोच रहा है। ग्राफ ऊपर नीचे जा रहा है, क्या है कि लीनियर है, लेकिन क्या सोच रहा है, सब्जी के बारे में सोच रहा है कि हाय दादा मरम कीजिए, क्या सोच रहा है वो नहीं पकड़ पा रहा है। अब जैसे ही आएगा, जब बोलेगा तो कराएगा कि क्या करेगा, तो आती जा रही है। तो कम से कम देखिए डेंसिटी होते जा रहा है, लेकिन उसका फ्रीक्वेंसी कम होते जा रहा है। ये बस यही अंतर है। ठोस है, पिघल गया तो ठोस लिक्विड हो गया, देखिए उसका आयतन बढ़ गया, थोड़ा दूरी जा रहा है, दूर दूर तक जाने लगा। और गर्म कर दिए तो हाफ बन गया, वही चीज अब देखिए और दूर दूर तक जाने लगा, रेंज उसका बढ़ गया। रेंज बढ़ने को फ्रीक्वेंसी बढ़ना कहते हैं। जी जी बाबूजी, और जैसे कि भावनाएं जो हैं, भावनाओं में अगर ओम को देखना है तो उसके लिए क्या कोई अभ्यास हो सकता है कि भावनाओं में भी हम देखें कि ओम जो है विद्यमान है, तो वो किस रूप में विद्यमान है? हाँ, यदि हमारी भावनाएं सार्वभौम है तो ओम है। ओम सर्वव्यापी है। गायत्री महामंत्र में ओम भूर्भुवः स्वः है, इसका अर्थ होता है, श्लोक है वेद का कि भूर्भुवः स्वः त्रयः लोका व्याप्तम ओम ब्रह्म तेषु। सब में ओम ब्रह्म व्याप्त है, यानी कि जितना ही व्यापक होगा, यानी ओम के हम करीब आ रहे हैं, तो सर्वव्यापकता को ओम कहते हैं। हमारी भावनाएं यदि सर्वव्यापी बन गई, यानी ओम को हम टच करने लगे। जी 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 बाबूजी, एक अंतिम प्रश्न है ये केवी दुबे जी का। भैया पूछते हैं कि रात्रि के समय खाली पेट भोजन के स्थान पर दूध लिया जा सकता है या सिर्फ जलाहार ही लिया जाए? हाँ, एक तो रात्रि में टेम्परेचर लो रहता है, तो उसमें गर्म तासीर वाले फायदे करेंगे।
अब रह गया कि दूध जिनको नहीं पचता है या यूरिक एसिड अधिक वगैरह है तो उनको दिक्कत करेगा शरीर में और उनको ज्वाइंट पेन वगैरह भी बढ़ा सकता है। लेकिन जिनको अभी पचा लेते हैं, दूध बढ़िया है, सेट कर गया है शरीर में, तो दूध पी करके सोया जाए। तो अपने बॉडी को देख लिया जाए कि हम दूध पचाते हैं कि नहीं पचा पाते। और गाय का दूध तो बढ़िया है, पच जाना चाहिए, तो उसको ले सकते हैं, उसमें हल्दी डाल सकते हैं चाहे तो, या उसमें गुड़ डाल सकते हैं। तो ये है बढ़िया सा। और स्टूडेंट्स को लेना चाहिए सुबह में दूध, क्योंकि थोड़ा सा ये भी पैदा करेगा और थोड़ा हीटेड पैदा करना हो सकता है कि स्वप्न दोष वगैरह भी ला सकता है उनके लिए। तो गृहस्थ आश्रम में है उनके लिए तो नो प्रॉब्लम। तो वो अपने सुबह में लिया था, दिन भर क्लास जाना, स्कूल जाना है, ये सब किया तो उसको खप जाएगा एनर्जी को, कैलोरी को। तो अपने को देखना चाहिए क्योंकि हाई कैलोरी देगा, ऊर्जा देगा। और कितना बजे रात को पी रहे हैं, पचना भी चाहिए सुबह में, पेट खाली रहना चाहिए, थोड़ा हल्कापन अनुभव हो, नहीं तो भारी भारी बना रहेगा। लेट से देर रात तक गए पार्टी में और वहां पर पता नहीं कितना खा लिए, तो फिर दूसरे दिन पानी पीते रहिए। ट्रिक है ये। मान लीजिए कि कंट्रोल नहीं था जी पर, ओवर डाइट खा लिए तो भी नो प्रॉब्लम। घर पर आवे तो अगला भोजन तब लें जब पिछला पच जाए, बीच बीच में केवल पानी पीते रहे तो भी अपने को बचाया जा सकता है। लेकिन सुबह में पेट खाली होने में उनको प्रॉब्लम होगा। तो 8 बजे 9 बजे तक, 10 बजे तक भी चल सकता है, उनका पाचन क्षमता के ऊपर है कि कितना पचाते हैं। जी जी ठीक है टाइम हो बाबू, गया है, धन्यवाद। हाँ टाइम हो गया है, ठीक है, शांति पाठ कर लिया जाए। तो फिर चलते हैं उनके पास, विष्णु जी। जी अभी विष्णु जी अभी दिखाई नहीं दे रहे बाबू जी, आप ही शांति पाठ कर लीजिए। शांति पाठ करें। ओम शांति शांति शांति। समाप्ति। प्रणाम।